हाँ तो मित्रों, जून महीना खत्म हो चुका है और जुलाई महीना आ चुका है। आज पिछले महीने के इकोनॉमी के मंथली करंट अफेयर्स हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों अखबारों से देखेंगे। हालांकि जून के साथ साथ हम लोग मई महीने के भी कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम और उसकी आंसर की के चक्कर में लास्ट 2 वीक के अंदर आपका और मेरा दोनों का करंट अफेयर्स मिस हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, जून महीने के मंथली करंट अफेयर्स के नाम पे असल में 6 पिलर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। कुल मिलाकर 1.5 घंटे का ये पूरा सेशन है। इसका पावर पॉइंट भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अब वो 1.5 घंटे में जो टोटल पढ़ाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको एक फास्ट ओवरव्यू इन सारे टॉपिक्स का दे देता हूँ, उसके बाद आप सुकून से पूरा वीडियो देख लेना। तो फास्ट ओवरव्यू में सबसे पहले पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी वगैरह। तो गरीबी कैसे नापते हैं, पॉवर्टी लाइन। अब वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन पहले ये थी कि अगर आप दिन में $2.15 भी खर्च नहीं कर सकते तो आप बहुत ही गरीब हैं। अब उन्होंने वो लाइन चेंज करके थोड़ी ऊपर की कि अगर आप $3 भी दिन में नहीं खर्च कर पा रहे तो आप बहुत ही गरीब हो। तो ये $3 की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के हिसाब से भारत की 75 मिलियन आबादी यानी करीब 5.25% लोग बहुत ही गरीब हैं। उसके ऊपर और भी डेफिनेशंस हैं, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, वो सब मुझे इतनी काम की नहीं लगती। तो कुल मिलाकर ये नई पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है। ये वर्ल्ड बैंक की है। उसके मुकाबले भारत में तेंदुलकर मेथड, अलग मेथड, फिर यूएनडीपी का एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत सारी और भी थियरी है जो मैंने इस सेशन में पढ़ाई है, वो आगे आप वीडियो में देख लेना। फिर कुछ रिपोर्ट रैंकिंग आए तो भारत का सबसे पहला राज्य जो फुल्ली लिटरेट है, संपूर्ण रूप से साक्षर है, केरला नहीं है, वो मिजोरम है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें आइसलैंड का नंबर 1 आया। 16 साल से उसी का नंबर 1 आता है। भारत का रैंक 131 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखे तो आप पाएंगे हम 130 के आसपास चलते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे मुद्दे, वो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो भी आप आगे देखना। सो पिलर 6 में ये कुछ जाने लायक थी। रिवर्स ऑर्डर में पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सरकारी कंपनी है IREL। इन्होंने जापान के साथ एक अग्रीमेंट किया कि भारत में जो रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, तो हमारी खुद की तो माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हम अगले 13 साल के लिए अपने रेयर अर्थ मिनरल जापान को बेचेंगे, ऐसा उन्होंने अग्रीमेंट किया था। लेकिन बाद में पता चला कि चीन तो अपने सारे रेयर मैग्नेट और बाकी चीज़ें बैन कर रहा है अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखने के लिए। तो भारत ने सोचा कि अब हम भी कैंसल 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 और ये जापान के साथ डील कैंसिल करते हैं, भारत की मिनरल संपत्ति भारत में यूज़ करेंगे। माइनिंग के आगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पावर मिनिस्ट्री और उसके नीचे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो कुछ एक ड्राफ्ट गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं कि एसी का टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री में लॉक करवा देते हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके, जो कुछ लोग बहुत ही ठंडा एसी करके रखते हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में अहमदाबाद में सैडली प्लेन क्रैश हुआ, उसकी जांच 2 एजेंसी कर रही है। एक है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अलग से सरकार ने गृह मंत्रालय और उसके गृह सचिव, होम सेक्रेटरी जो IAS ऑफिसर होंगे, उनके नीचे भी एक कमेटी बनाई। वो इसलिए क्योंकि समझो ये एक प्रकार का डिजास्टर है, तो डिजास्टर का काम होम मिनिस्ट्री के नीचे भी आता है। हाईवे टोल नाका पर टोल वसूलने के लिए आप जानते हैं फास्टैग है। अब उसमें साल में 3,000 रुपये का एक बार भर के पास निकाल दो, लेकिन मुझे ये इतना काम का लगा नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये मुद्दा पहले थियरी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी आई कि कैसे ये सब किसानों की ज़मीन सरकार ले लेगी और ये आड़े टेढ़े प्लॉट को सीधा प्लॉटिंग करके बेचेगी, शहरीकरण को बढ़ाया जाएगा। इसका कुछ ही दिनों पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, और वैसे भी वो प्रीलिम से ज़्यादा मेंस के लिए काम का है, तो आप वो देख लेना अपने चैनल पे। तो पिलर 5 में ये कुछ जाने लायक चीज़ थी। रिवर्स ऑर्डर में पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, GDP, इन्फ्लेशन वगैरह में क्या। GDP जब हम नापते हैं तो उसका बेस ईयर अभी है 2011, कि 2011 में चीज़ों के ये भाव थे, उस हिसाब से आज की तारीख में कितना किलोग्राम उत्पादन हुआ, ऐसा एडजस्ट करके हम निकालते हैं। तो सरकार ने सोचा बेस ईयर बहुत पुराना हो गया, तो चेंज करके 2022-23 को नया बेस ईयर बनाते हैं। उसी प्रकार इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी बेस ईयर बढ़ाने की, चेंज करने की बात है। पूरी थियरी आगे वीडियो में आप देख लेना, इसी वीडियो में। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मतलब इकोनॉमी की ऐसी आदर्श स्थिति कि बहुत ठंडा भी ना हो, मतलब रिसेशन ना हो, और बहुत गर्म भी ना हो, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ गई हो, ऐसी बीच की स्थिति में भारत की इकोनॉमी है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है। IMF ने बोला कि 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा GDP तो नंबर 1
यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे यूजुअली जापान रहता था, लेकिन अब भारत आ जाएगा, तो भारत का 5वां स्थान अब जापान के इससे जाएगा। तो ये जो हम जीडीपी निकालते हैं, ये ऐसी बात है कि भारत में मान लीजिए 2025 में 350 ट्रिलियन रुपए का उत्पादन हुआ और फिर $1 का 84 रुपीस भाव निकाल के अब जब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे 4187 बिलियन डॉलर्स, और उसी तरह जापान की इकोनॉमी को, तो फिर पता चले कि हम उनसे बढ़ गए हैं, इसलिए हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं। अब ये तो हुआ जीडीपी एज पर नॉमिनल एक्सचेंज। एक दूसरा भी चीज़ होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। वो ऐसा कि मान लीजिए एक बर्गर अमेरिका में $5 में मिलता हो और भारत में 100 रुपये में मिलता हो, तो क्या भाव होना चाहिए? 100/5, यानी कि 30 रुपये में $1 मिलना चाहिए। तो ऐसा जब एक्सचेंज रेट बने, उसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट, जो काल्पनिक चीज़ें वास्तव में नहीं है। अगर हम इस प्रकार से परचेजिंग पावर पैरिटी रेट के हिसाब से लगभग $1 का 20 रुपया होना चाहिए, ऐसा करके भारत के रुपये का जीडीपी डॉलर में कन्वर्ट करें, तो इंडिया ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2009 से है ही। ये सब चला, फिर द हिंदू को मज़ा नहीं आया, तो वो बोलने लगे देखो भारत देश का जीडीपी $4 ट्रिलियन, लेकिन 140 करोड़ आबादी से तुम डिवाइड करो तो पता चले कि मुश्किल से $2700 पर कैपिटा अपना जीडीपी है, जबकि वियतनाम का 4500 है। तो वियतनाम बहुत महान है और भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सब अच्छा नहीं है, वगैरह करके लंबी लंबी कहानियां चली। ग्लोबल कनेक्टर इकोनॉमी बनने का भारत के पास पोटेंशियल है, ऐसा आरबीआई बोलने लगी। देखिए, कनेक्टर इकोनॉमी क्या होता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बीच में बंदर को मजा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए और चाइना के बीच जो अभी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशन चलता है, तो वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने बैलेंस करके रखा है, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं ताकि दोनों जगह से एफडीआई, दोनों जगह से फैक्ट्रियाँ हमारे देश में लगे। तो भारत भी ये सब करने की ताकत रखता है, तो भारत भी ऐसा एक कनेक्टर इकोनॉमी इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बन सकता है, ऐसा एक आरबीआई ने कहा। स्वाभाविक है, तो फिर चीन को मजा नहीं आएगा। तो चीन ने कहा हम अपना सप्लाई चेन ही ब्लॉक कर देंगे, वेपनाइज कर देंगे। तो रेयर मैग्नेट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी एक्सपोर्ट पे। और फिर बाद में डाई एमोनियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर पे भी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। भारत की तकलीफ ये है कि ये फॉस्फेट, पोटाश वाले फर्टिलाइजर, उसकी मिनरल्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं, तो हमें तकलीफ हो सकती है। तो चाइना इज वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन, ये भी एक मुद्दा रहा था। थोड़ा और पीछे जाएं तो पिलर 4 भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, अब उसमें एक शब्द चर्चा में रहा, क्रिएटर इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी। वो ऐसा, ये सब यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर का वीडियो बना के उसमें से एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, बैटिंग गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करके पैसा कमाना, ये जो चीज़ है उसको बोलते हैं क्रिएटर इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी। उसका अच्छा बुरा क्या, प्रीलिम से ज़्यादा मेंस का काम का, ये 1.5 घंटे के वीडियो में आगे कहानी होगी, आप सुन लेना। उबर एक एडवांस टिप बुकिंग फीचर लेके आया, लेकिन ये सब मुझे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का नहीं लगता। हालांकि कहानी आगे वीडियो में आप सुन लेना। तो पिलर 6 का मैंने ओवरव्यू दिया, पिलर 5 का दिया, पिलर 4 वो भी देख लिया, और भी छोटे मोटे मुद्दे हैं वो आगे होंगे। हाँ तो मित्रों, प्रीलिम्स इकोनॉमी का मेरा कोर्स 17 तारीख से मैं जुलाई महीने में लॉन्च कर रहा हूँ, और उसके बाद मेंस का कोर्स इकोनॉमी के लिए अगस्त 28 से लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम हो जाए, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आप मेंस रेडी हो जाएं। अब ऐसे दो अलग कोर्स क्यों है? तब समझो 17 जुलाई से मिडल ऑफ द अगस्त तक हम लोग पिलर 1 यानी मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तुरंत अगस्त के लास्ट वीक में उसी पिलर 1 का हम मेंस की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। फिर वापस हम जाएंगे पिलर 2 में, उसका प्रीलिम का पढ़ा सितंबर में, और तुरंत उसके बाद मेंस का पढ़ा इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ऐसा पिंग पोंग दो कोर्सेज पैरेलल चलते रहेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि एग्जाम की अगली रात या पहले रिवीजन के लिए आपको कुछ देखना है, सिर्फ प्रीलिम का तो केवल इतना देखना है, सिर्फ मेंस का तो केवल इतना देखना है। कंटिन्यूस एक ही प्लेलिस्ट अगर बनेगी तो समझो वो आपको रिवीजन में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए दो मैंने चीज़ अलग करके रखी है। और इससे दिसंबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी मेंस रेडी, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ शामिल है। लेक्चर की मैं बात करूँ तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि क्लासेस होंगे, कुछ बार सोमवार को भी क्लास होगी। रात को 9 बजे ये सारे क्लास होते हैं, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सब लोग इसे अटेंड कर सकें। तो लाइव लेक्चर्स होंगे, पावर पॉइंट से पढ़ाई होगी, रैपिड रिवीजन हैंडआउट अलग से दिए जाएंगे, डाउट रेजोल्यूशन भी है और वीकली टेस्ट भी है। क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले कुछ एनसीईआरटी पढ़ के आना है? जहाँ पे कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं, बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ, थियरी से करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग कवर्ड। क्या मुझे कोई इकोनॉमी की किताब भी खरीदने की जरूरत है? कुछ नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपको हैंडआउट, मैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट्स दूंगा। वैसे अमेजोन पे मेरी इकोनॉमी की किताब अवेलेबल है, पर उसको भी कंपलसरी नहीं कुछ खरीदना, क्योंकि उसकी फ्री पीडीएफ आपको इस कोर्स के साथ दी जाएगी। और मित्रों, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है।
कि केवल इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे आपके सब्जेक्ट के कोर्सेस अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 तारीख से सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू होगी। 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू होगा, मैंने आपको बताया। और उसी प्रकार बाकी सारे इंक्लूडिंग सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सब कुछ। तो ऐसा ही आरंभ बैच शुरू होने वाला है। यू कैन जॉइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। अफोर्डेबल मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट सब कुछ शामिल है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में अलग पैसे मांगे जाते हैं। और इसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिलर में जाते हैं। थर्ड पिलर इज इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। बड़ा मुद्दा क्या रहा कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया और उसके बाद ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको ब्लॉक कर दिया। तो उससे भारत के क्या नेगेटिव हमारे पर इम्पैक्ट होगी, इसकी बातें। नेक्स्ट, अलग अलग इंटरनेशनल समिट में कनाडा के अंदर G7 समिट हुई और अभी मोदी जी गए हैं तो ब्रिक्स समिट ब्राज़ील के रियो डी जानेरियो में होने वाली। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, ये शायद मई के समाचार हैं, लेकिन मैंने आपको बताया उस वक्त प्रीलिम आंसर की और आगे पीछे के चक्कर में सबका मिस हो गया होगा। तो इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत भारत ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाली ये वाइन, विस्की, ऑटोमोबाइल्स, लैम्ब मीट, चॉकलेट आदि चीज़ों पर हम टैक्स कम करेंगे। सामने ब्रिटेन ने कहा कि देखो, भारत से आने वाले टेक्सटाइल, जूते आदि 99% चीज़ों पर हम 0% टैक्स कर देंगे। तो बहुत बेस्ट बात हो गई, लेकिन सामने कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो आगे वीडियो में आप देखना। देन भारत और आसियान देशों के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद भारत के एक्सपोर्ट वहाँ पर केवल 62% बढ़े, किंतु आसियान देशों से भारत में इंपोर्ट 97% बढ़ गए। यानी कि आसियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से हमें फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ है। और आसियान तो चीन की बी टीम है, उसका ही सामान पे स्टिकर चिपका के भारत को डंप कर रहे हैं। ये सब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने शिकायतें की। इसके पीछे दो शब्द चर्चा में रहे, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मिसयूज़ और दूसरी चीज़ थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वो आगे पढ़ा है, देख लेना वीडियो के अंदर। तो थर्ड पिलर में ये कुछ जाने लायक बड़ी चीज़ें थी। फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सेकंड पिलर, बजट टैक्सेशन। बजट टैक्सेशन में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अगर 100 रुपये टैक्स में कलेक्ट किए तो उसमें से कितने 41 रुपीज़ स्टेट्स को देने पड़ते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग ने 15 फाइनेंस कमीशन ने ऐसा बोला है। उसके बाद बना 16 फाइनेंस कमीशन, उसके बॉस है अरविंद पनागरिया। लेकिन एक तकलीफ है, तारक मेहता सीरियल में आप देखते हैं लगभग हर एक कैरेक्टर चेंज हो गया तो ट्रैक करना ही मुश्किल है कि क्या कहाँ जा रहा है। सेम प्रॉब्लम हियर कि अरविंद पनागरिया चेयरमैन है बराबर, पर लेकिन नीचे जो अलग अलग मेंबर्स हैं, कभी कोई आता है, कभी जाता है, उसके बदले कोई पार्ट टाइम आ जाता है। वो पूरी कहानी आगे इसी वीडियो में की है, सुन लेना। उसी प्रकार एक और कमेटी थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। उसके नए चेयरमैन बने महेंद्र देव। मिडल ईस्ट, सऊदी, दुबई, यूएई वगैरह जो इलाका है, वहाँ पर इनकम टैक्स नॉर्मली नहीं लगता, क्योंकि वे चाहते हैं कि फॉरेनर्स आके यहाँ सेटल हो जाए। लेकिन अभी ओमान नाम के देश ने कहा नहीं भाई, हमें ये सब नहीं परवड़ता, तो हम तो इनकम टैक्स लेना चालू करेंगे। उसकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी इस वीडियो में आगे है। तो दिस वाज सेकंड पिलर। तो अब एक बजट टैक्सेशन वाले में चर्चाएं अभी कम होगी, क्योंकि अब वो तो अगले साल फरवरी में नया बजट आएगा, तभी ज़्यादा चर्चाएं होंगी। लास्ट इज पिलर 1, मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस के अंदर प्रूफिंग आप समझते हैं कि एसबीआई की मैं फर्जी मिलते जुलते नाम वाली वेबसाइट बना दूं। तो ऐसा शेयर मार्केट में भी न्यूसेंस पॉसिबल है कि आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो ज़ीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, टाटा म्यूचुअल फंड को आप पैसा भेजेंगे। अब वो अगर यूपीआई में अपना एड्रेस दे दे कि 982598 तो कोई फ्रॉडस्टर उसमें अपना नंबर चेंज करके आपको ठग सकता है। तो सेबी ने बोला अब से देखो इन सबके यूपीआई आईडी कैसे होंगे, motilal.broker@valid HDFC, ताकि आप निश्चिंत रूप से पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। मित्रों, ये जो बिटकॉइन है, ये तो किसी सरकार ने जारी नहीं किया, प्राइवेट प्रोग्रामर सतोशी नाकामोटो ने बनाया। तो इसे करेंसी के रूप में हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, वरना उसमें फिर सरकार को ट्रेस करने में मुश्किल होगी, टैक्स लेने में मुश्किल होगी। तो अगर कोई देश करेंसी के रूप में इसको अलाउ करे तो वो उनका मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता, वो मैं असल में उनकी कंगाल देशों की मजबूरी मानता हूँ। तो बीच में ऐसा आया कि भूटान ने कहा अब से जो टूरिस्ट हैं वो रुपये, डॉलर आदि में तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि में भी आप पे करो तो हमारे होटल वगैरह में हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो, भूटान विश्वगुरु बन गया है और भारत में हम सब बजिए तल रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ यूपीआई में रुपया एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भाई सारी बातें कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, क्योंकि भूटान ने ये निर्णय होशियारी में नहीं, मजबूरी में लिया है। पहले भूटान ने 2022 में ये किया था
कि प्रतिदिन $200 की टूरिस्ट फी रखी थी, होटल और खाने का खर्चा अलग, तो टूरिस्ट कोई आएंगे नहीं। तो फिर 2023 में वो लाइन पे आ गया और कहा कि नहीं $100 ही आप दे दो। फिर भी कोई नहीं आया, तो अब क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप रुपया डॉलर जो भी है उसके अलावा आप बिटकॉइन में भी पे कर दो, पण आ जाओ भूटान में घूमने के लिए। मेरे हिसाब से ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि समझो ये सब बिटकॉइन के पेमेंट जो होंगे उसको ट्रेस करना मुश्किल है, तो सरकार को टैक्स में आमदनी कम होगी। अब उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी बिजली महंगी हो गई, तो गरीब लोग तो खरीद नहीं पा रहे, तो ये बिजली का क्या किया जाए? तो पाकिस्तान ने कहा 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग के सर्वर जिनको चलाने उनको दे देंगे। तो ये भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मजबूरी में लिया निर्णय है। फिर एक चीज़ चली स्टेबल कॉइन। देखिए बिटकॉइन का भाव गोल्ड के साथ या किसी के साथ लिंक नहीं है, वो तो इन्वेस्टर की सोच समझ के हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। लेकिन उसके मुकाबले मार्क ज़करबर्ग कहे कि मैं एक नया डिजिटल कॉइन जारी करता हूँ, लिब्रा कॉइन, और उसका भाव गोल्ड के साथ में लिंक करके रखूंगा, तो इसे हम कहेंगे स्टेबल कॉइन। तो ऐसे स्टेबल कॉइन को अलाउ करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अमेरिका में एक जीनियस एक्ट बना। तो फिर पाकिस्तान वाले मौज में आए, उनको ये लगता है कि देखो हम लोग एक गोदाम के अंदर हमारे सारे रेयर अर्थ मिनरल भरेंगे और उसके साथ लिंक किए हुए स्टेबल कॉइन हम लोग इशू करेंगे और अमेरिका में लोग खरीदेंगे, और इसके लिए ट्रम्प की कंपनी के साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है। गोल्ड लोन के बारे में आरबीआई ने कुछ नियमों में सुधार किया। पहले आप 1 लाख रुपए का सोना गिरवे रखते तो 75,000 का लोन मिलता। अब सरल किया कि आपको 85,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, मतलब 85% लोन टू वैल्यू कर दिया। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, केवल 2.5 लाख रुपए तक के लोन लेने वाले जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उनके लिए चेंज किया गया है। बीच में आरबीआई ने सब सोचा कि हम टाइट करते हैं गोल्ड लोन के रूल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सोना गिरवे रख के बैंक एनबीएफसी लोन लेना चाहता है, तो आरबीआई ने कहा इस गोल्ड की ओनरशिप का रसीद या प्रूफ आप लेके आओ, तभी ये गोल्ड गिरवे रखा जा सकता है। तो तमिलनाडु के सीएम ने विरोध किया कि भाई बहुत सारे जैसे गरीब महिला है उसको विरासत में या दहेज में इधर उधर से आया होगा, तो कहाँ हर एक चीज़ का रसीद होगा, तो आप ऐसा टाइट मत करो। उन्होंने लेटर लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को बोला कि टाइट मत करो। तो इसलिए ये 2.5 लाख रुपए तक के जो गोल्ड लोन लिए जाते हैं उसमें आप अगर गहना गिरवे रखते हैं तो उसमें रसीद नहीं हो तो भी चलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से आप कर सकते हैं। फिर बात आई रेपो रेट की। देखिए ये जो नए आरबीआई गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा, तो उन्होंने सतत रूप से रेपो रेट में कटौती की है ताकि लोन सस्ते हो जाए और जीडीपी को सुविधा हो। तो पहले 650 था, उसकी जगह 625, फिर 6, फिर गिरा गिरा के 5.50% किया है। साथ ही साथ सीआरआर उसको 4 से घटा के 3% किया। ये पूरी थियरी में अलग वीडियो रैपिड डिवीजन में पाना पकड़ लेके आपको सिखा चुका हूँ, तो वो देख लेना। अब आप सोचिए कि ये जो रेपो रेट 650 से 550 तक लेके आए, क्या वो अब 4% कर सकते हैं और सस्ता लोन हो जाए तो और जीडीपी को मदद मिलेगी? जवाब है नहीं। उससे 2 समस्या होंगी कि अगर लोन बहुत सस्ते हो गए तो पब्लिक बहुत शॉपिंग करेगी, तो वापस महंगाई की समस्या हो सकती है। और दूसरा, अगर लोन इतने सस्ते हो गए तो फिर बैंकर उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि लोन इंटरेस्ट और डिपॉजिट इंटरेस्ट के बीच जो उसका मार्जिन होता है वो खराब हो जाएगा। तो फिर बैंकर्स डिपॉजिटर को बचत पर अच्छा ब्याज नहीं देंगे और रविश कुमार को उसका एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये सब सोचते हुए आरबीआई ने कहा नहीं, अभी और रेपो रेट हम गिरा नहीं सकते, तो इसलिए हमारा जो स्टांस होगा, मतलब ये जून महीने में तो हो गया रेपो 550, उसके 2 महीने बाद जब मिलेंगे तो क्या करेंगे? क्या और इसको गिरा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? तो आरबीआई ने कहा अभी न्यूट्रल स्टांस है, मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो सेम टू सेम रखेंगे 2 महीने बाद, या बढ़ाएँगे या गिराएँगे, वी विल वेट एंड वॉच। अभी से स्टैम्प पेपर पे हम लिख के नहीं देते कि और गिराएँगे। तो न्यूट्रल स्टांस रखा है। तो जो पहला पिलर था मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें प्रमुख मुद्दे तो ये यूपीआई, बिटकॉइन, मॉनेटरी पॉलिसी ये देखा। शेयर बाजार में वो यूपीआई लिंक्ड आईडी बनाएंगे बात हुई। इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह में क्या चल रहा है? देखिए पिछले साल बजट में सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। तभी 2025 में उनको याद आया हाँ इसको लागू करना है। अब ये स्कीम ऐसी है कि अदानी यानी कि मालिक किसी मजदूर को फर्स्ट टाइम नौकरी पे रखेगा और वो फ्रेशर है जिसकी ये पहली जॉब है, तो ईपीएफओ में अकाउंट खोलेगा, वो उसका फर्स्ट अकाउंट होगा। तो फिर भारत सरकार उस मजदूर के खाते में 15,000 रुपए तक जमा कर सकती है। ये ईएलआई का पार्ट ए हुआ। पार्ट बी ऐसा है कि जैसे जैसे मालिक ऐसे और लोगों को नौकरी देंगे और कम से कम 6 महीने तक नौकरी पे रखेंगे, तो ऐसे हर एक मजदूर के लिए भारत सरकार, अदानी या जो भी मालिक है उसको प्रति महीने 3,000 रुपए पर एम्प्लॉई देगी। तो ये ईएलआई स्कीम का पार्ट बी है। डिटेल में चर्चा आ गया इस वीडियो में। तो कुल मिला के 6 पिलर में बड़ी बड़ी क्या बातें थी मैंने आपको ओवरव्यू दिया। बाकी तो
पूरा 1.5 घंटे का ये वीडियो है, आप सुकून से देखिए और इसका पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज ये जो अपना कार्यक्रम है मंथली करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी, यस, वो हम देखेंगे। उसके आगे पीछे थोड़ी मैं बात करूंगा आने वाली अलग अलग कौन सी परीक्षाएं, और एंड में अगर टाइम बचा तो यूपीएससी रिलेटेड एफएक्यू। देखिए, एक तो आप सबको एक सिंपल सवाल मुझे पूछना है, क्या आपने 2025 की प्रीलिम्स दी थी या नहीं दी थी? ट्रू या फॉल्स में आप वोट करें। 3, 2, 1। ये जो वोटिंग लाइन होगी उसमें आप बताएं, मुझे पता चले कॉम्पोजिशन क्या है क्लास का। ओके, अराउंड 50% लोग जिन्होंने दिया है, अराउंड 50% लोगों ने, 47% लोगों ने नहीं दिया है। आइदर वे देखिए, जिन्होंने 2025 की प्रीलिम दी है और सिलेक्शन नहीं है, मतलब अगर आप पास हो गए और मेंस दे रहे हैं तो इस लेक्चर में बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स जानने लायक हैं वो मेंस के अपने क्लास में कवर हो चुके हैं। यहाँ ज्यादा प्रीलिम सेंट्रिक वाली करंट अफेयर्स कवरेज हो रही है। हाँ, तो जो लोग 2025 में प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाए, डिपेंड करता है, लगभग उनका मान लीजिए 200 में से 90 या उससे ऊपर स्कोर हो रहा है, तो उन्होंने अभी से लेके दिसंबर तक ऑप्शनल मेंस प्लान बी एग्जाम जो भी बाकी दे रहे हैं उसमें ध्यान रखें और सी सेट करें। जिनका 70 या उससे ऊपर हो रहा है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, 70 तक पहुंचे इसका मतलब क्या, उसको इतिहास, भूगोल, लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी सब आता है, यथ संभव कर चुका है, उसमें अब बहुत ज्यादा पॉलिश मार के कुछ ज्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट इतना होगा नहीं, बेहतर होगा प्रीलिम्स के लिए वो साइंस, खासकर द हिंदू पिछले 1-2 साल में क्या चर्चा में रहा वो देखे, और फिर जितना ऊपर समय मिले तो ये बाकी की चीजें वो करे, ऑप्शनल, मेंस, प्लान बी एंड सी सेट। जिनके 50 या उससे नीचे हैं तो उन्होंने शून्य से शुभारंभ करना चाहिए, फिर से रटना शुरू करो। चौड़ में मत घूमो कि लक्ष्मीकांत से 10 सवाल मेरे सॉल्व हुए तो मेरे 20 मार्क हो रहे हैं आउट ऑफ 200, तो कट ऑफ के लिए बस मुझे फिर 70 और करने थे ना, मान लो 90 कट ऑफ या कुछ है। ऐसा मत सोचो, इतना कम स्कोर है तो फिर आप नम्रता से स्वीकार करो मुझे शून्य से ही करना है। इसका कारण ये, मान लो कोई क्रिकेटर पहली मैच में 99 पे आउट हो गया तो आप कहेंगे सेंचुरी नहीं बना, तो वो सेकंड मैच में आएगा तो ये बोल सकता है मैं बस 1 रन मारूंगा और आप मेरी सेंचुरी गिन लेना, क्योंकि 99 तो मैंने किए थे, बस एक ही करना है। नहीं, 0 से 100 करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 से कम आया, अब उसमें भी आप समझो पूरा साल जो अब जाएगा तो आपका वापस वो सब बाष्पीभवन हो जाएगा। तो इस कारण से विनम्रता से आप फिर से काम शुरू कीजिए। यार, प्रीलिम्स की और भी बातें वो 1.5 घंटे का खुद का फ्री लेक्चर में कर चुका हूँ, मेरी प्रोफाइल पे जाना, फ्री क्लासेस लेटेस्ट उसमें होगा 2026 का स्टडी प्लान। अभी ये जो आज हम मंथली करंट पढ़ेंगे, तो वैसे तो स्वाभाविक है जून महीने का, क्योंकि अभी जुलाई की 5 तारीख है, तो जून महीने का मंथली करंट अफेयर्स इकोनॉमी हम देख रहे हैं। हालांकि साथ ही साथ मई महीने की भी कुछ घटनाएं मैं कवर करूंगा। इसका कारण ये कि मई में लगभग 25 को प्रीलिम्स थी, तो स्वाभाविक है उसके पिछले 2 हफ्ते से एक प्रकार से हम युद्ध विराम ले लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पढ़ाई लिखाई का या कुछ बनाते नहीं, ताकि बच्चों को और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ के स्ट्रेस नहीं आए। तो उधर भी समझो काफी करंट अफेयर्स कुछ तो हुआ होगा, जो उस वक्त और उसके बाद प्रीलिम की आंसर की, और उसके बाद 1-2 हफ्ते आप वेकेशन में होंगे तो आपने भी मिस किया होगा। तो मई का भी कुछ आएगा आज के लेक्चर में, और साथ ही साथ जुलाई का भी कुछ आएगा, क्योंकि शुरुआत के 4 दिनों में छोटी मोटी घटनाएं कुछ हुई थी। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा लोड लेना नहीं। और वैसे तो पूरे साल का मैं फ्री भी पढ़ा देता हूँ, Win26 अगले साल फरवरी में। तो अभी क्यों कर रहे हो? 2 कारण, एक तो पेज व्यू आ जाए, और दूसरा बीच में आपकी कोई इधर उधर है परीक्षा है तो आप उसमें दे सके। बीच में प्रीलिम की एग्जाम खत्म हुई तो वैसे थोड़े दिन शांति रहती है, तो मैंने फिल्म देखी रेड 2, और उसमें रितेश देशमुख एक डायलॉग बोलता है देवगन को, जो कि IRS ऑफिसर है, कि ईमानदारी आभूषण यानी गहने के रूप में पहनो तो अच्छी है, अहंकार के रूप में नहीं पहननी चाहिए। मतलब जैसे अभी हम आज पढ़ेंगे कि ये हाईएस्ट, बिगेस्ट, किसी को कुछ अपॉइंटमेंट मिला इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, तो पढ़ लेना चाहिए। फिर उसमें आपकी नहीं, ये जो हाईएस्ट बिगेस्ट ऐसी चीजें तो सुपरलेटिव है, ऐसा जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि IAS में नहीं आता और मुझे सिर्फ IAS बनना है। तो ये आप अहंकार में जा रहे हैं। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये पढ़ूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। बिकॉज पूरे भारत की नहीं, हम एक छोटा डेटा सेट लेते हैं, गुजरात की आबादी है 7 करोड़, उसमें से प्रीलिम का फॉर्म भरा 50,000 लोगों ने, करीब करीब 25,000 लोग परीक्षा देने गए,
उसमें से प्रीलिम पास कितनों की हुई? 300 लोगों की। 2025 का डेटा नव गुजरात समय में गुजराती में आया। इसमें से फाइनल कितने सिलेक्ट होंगे? फाइनल रिजल्ट तो 2026 में आएगा इंटरव्यू के बाद। पर जो सालाना ट्रेंड रहता है साल दर साल 25-30 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, 25 के आसपास रहे। तो आप सोचो, हम इधर में तो 1000 वैकेंसी की तो बात भी नहीं कर रहा। केवल जब आप एक राज्य में देखिए, मेरे आसपास जो तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या संभावना अपनी है? हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे आगे हूं, मैं सबसे तेज हूं, मुझे सब आता है। पर आप सोचो, आप खुद के स्टेट के अंदर इतने लोग के सामने आप नहीं आ पाए, बाकी स्टेट के और भी लोग खा पी के बैठे हैं। अब गुजरात से अगर 25 हो रहे हैं तो 50 महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, उससे भी ज्यादा, बाकी स्टेट से उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। तो आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं। आप खुद की कैटेगरी भी जो है, जनरल SC ST, उन सब विद्यार्थियों के साथ compete कर रहे हैं। आप अपने मीडियम में compete कर रहे हैं बाकी बच्चों के साथ। तो हल्के में मत लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम। मंथली करंट अफेयर्स इज अ स्मॉल थिंग, ये अभी 1.5 घंटे में निपट जाएगा, कोई उसमें तोप है नहीं। पर बड़ी चीज ये है, आर यू सीरियस अबाउट योर लाइफ एम्बिशन? क्योंकि सीरियस है तो दिन रात फिर इसी का ख्याल होना चाहिए और इसी में पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, जो आपका सिलेबस अगर ज्यादातर खत्म हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, और आपका ये 2025 प्रीलिम नहीं हुआ, या 26 आप देना चाहते हैं लेकिन आप सोचते हैं मेरा ज्यादातर मैं पढ़ के बैठा हूं, तो बाकी परीक्षा भी आप सोच सकते हैं देने के लिए। अब जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, पर उसमें तकलीफ क्या, मार्च में फॉर्म बंद हो गया, जुलाई में, अभी 19 जुलाई को परीक्षा है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें उसके उपयोगी भी चीजें होंगी इकोनॉमी की। उसी तरह CDS2 आर्मी नेवी एयरफोर्स के अधिकारी, SSC CGL इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, ग्रुप बी ग्रुप सी वाले जो जॉब्स है, उसके फॉर्म क्लोज हो गए। परीक्षाएं बाद में होंगी, फॉर्म क्लोज हो गए। फॉर्म जिसके खुले हैं, SBI PO का खुला है अभी 14 तारीख तक, 541 जॉब्स हैं। हालांकि आपको ये समझना है कि वो लोग रिजल्ट दिसंबर में देंगे, तो 6 महीने की तपस्या तो वो भी मांगता है, उसका प्रीलिम मेंस इंटरव्यू जो भी हो। तो अगर मुझे अभी के अभी नौकरी चाहिए, ऐसी कोई नौकरी होती नहीं, सिया के प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, फॉर्म भरा तो समझो 6 महीने तो मिनिमम गिन के चलने। IBPS की भी है, मतलब ये बाकी जो सरकारी बैंक है उसमें अधिकारी की नौकरी, उसमें 5208 नौकरियां हैं। 21 जुलाई आखिरी है। इन लोगों ने खुद ही बोल दिया कि रिजल्ट तो देखो हमारा फरवरी 2026 तक आ सकता है, मतलब 8 महीने की तपस्या, और उसमें भी बीच में हो कि आपका पहला या सेकंड स्टेज में आपका ना निकले। तो वो पेशेंस, वो डेडिकेशन, वो फियर्सनेस चाहिए। बैंक एग्जाम अच्छी है, देनी चाहिए अगर आपकी महत्वाकांक्षा उस तरफ जाने की, पर एक खास चीज का ध्यान रखना है। बैंक परीक्षाओं में 3 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। मतलब ओवरऑल कट ऑफ तो सही, पर साथ ही ये मान लो इंग्लिश का 30 है तो वो बोलेंगे कि इसमें 25 लेके आओ, सेक्शनल कट ऑफ। और सेक्शनल कट ऑफ मेरे हिसाब से अनावश्यक रूप से ऊंचे चले जाते हैं, अननेसेसरी हाई। इसका कारण ये कि जो कैट रिपीटर्स होते हैं, जो कैट जाते हैं, उनको लगता है हमें IIM अहमदाबाद में मिलना चाहिए, फिर बड़े 5-6 IIM में नहीं मिलता तो सोचेंगे मैं दूसरी बार दूंगा, अभी मैं अपनी प्राइवेट जॉब चालू रखता हूँ। तो वो दिल बहलाने के लिए बैंक के फॉर्म भरते हैं, उनको वो नौकरी करनी नहीं, पर वो दिल बहलाने के लिए आ जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अब कैट का कोचिंग खा पी के वो बैठा है तो ही इज गोइंग टू डू बेटर, तो कट ऑफ वो ऊपर ले जाते हैं। जबकि आपको सच में नौकरी चाहिए तो भी आप इस कारण से समझिए उसको भी हल्के में नहीं लेना है। तो यस, बैंक एग्जाम कैन बी गिवन, पर मेरी आपको सलाह है उसमें जो भी उसका कोचिंग आपको लेना है लेना चाहिए। ये मत सोचना मैं यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख लूंगा और सेल्फ स्टडी में कर लूंगा, नहीं, एक डिसिप्लिन और एक सिस्टमेटिक तैयारी के लिए वो जरूरी है। अनअकैडमी में भी है, बाकी भी कोई भी कोचिंग में जाओ, पर मेरी तो सलाह कोचिंग में जाके 3 महीने ढंग से पढ़ लो, दैट इज बेटर। पेंशन के लिए आप जानते हैं पेंशन रेगुलेटरी बॉडी PFRD है, उसकी भी भर्ती निकले 40 असिस्टेंट मैनेजर। पर इसमें तकलीफ ये है कि उसमें जनरल, मतलब सब लोग जो भर सके, बाकी ऐसा IT और हिंदी राजभाषा वो अलग अधिकारी होते हैं, 28 केवल, बाकी सभी स्ट्रीम के भर सके। उसमें ऐसा है, इंजीनियर और LLB है तो BA टाइप का ग्रेजुएशन चलेगा, बाकी सबको पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है। और सिलेबस हालांकि ऐसा है कि कॉमर्स MBA फाइनेंस दिशा में ज्यादा चलता है, तो बैंक की तैयारी करने वाला भी सोचे मैं ये करूं तो अलग से काफी आपको एक पेपर पूरा पढ़ना पड़े। सो यस, दैट हैपेंस। ऐसी और भी से अभी नाबार्ड बहुत सारी परीक्षा आती है, तो नजर रखनी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां आप ट्रैक कर सकते हैं। खैर, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इकोनॉमी मंथली करंट अफेयर्स। इकोनॉमी में 6 पिलर में पढ़ाता हूँ, और कोई भी समाचार है तो मेरा सीधा नियम है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। कोई समाचार मुझे दिखे कि शेयर मार्केट में UPI का नया ID बनेगा, ओके, तो मैं उसे क्लासीफाई करूंगा पिलर 1, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। फाइनेंस मतलब ये शेयर मार्केट टाइप का।
अगर मैं उसको क्लासीफाई नहीं कर सका ऐसे 6 पिलर में, तो फिर मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ये मैंने एक क्लासिफिकेशन बना के रखा। या तो ये 6 पिलर में फिट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो अपने लिए काम करने। 1 से 6 पिलर है। पहले पिलर में शुरू करेंगे तो क्या ये रेपो सीआरआर कम किया, वो चीज आखिरी में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं वो इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि मुझे खुद बोरियत महसूस हो कि ये क्या कथा चल रही। तो दैट विल स्टडी पन इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हम रिवर्स में पढ़ते हैं 6, 5, 4, 3, ताकि कुछ नया बनाए जो हम नया कुछ पढ़ते हैं। तो उल्टे से शुरू करते हैं पिलर 6 से, पॉवर्टी वगैरह। तो गरीबी कैसे नापनी है, एक तो सीधा आइडिया है भाई, इंडियन आइडल में कितने एप्लीकेशन फॉर्म है गिन लो, पता चल जाए। दूसरे तरीके हैं एब्सोल्यूट मेथड एंड रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड इतनी काम की नहीं, इतनी फेमस नहीं है। एब्सोल्यूट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ऐसा कि आप एक लाइन बना दो, लाइन बना दो और पूछो सबसे, क्या आप दिन में $3 या उससे ज्यादा खर्चा करते हैं? मैं कहूँ हाँ उतना तो खर्चा हो जाता है, तो फिर मैं गरीब नहीं। ये गरीब लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम तो प्रतिदिन $3 से भी कम रुपए में हमारा तो जीवन चलता है। तो हम कहेंगे दे आर एक्सट्रीमली पुअर, बहुत गरीब है ये लोग। अभी आप समझो यहाँ पर $3 मतलब ऐसा नहीं कि 85 से। एप्पल की बदमाशी देखो, उसका हे सीरी या कुछ एक्टिवेट हो जाता है, तो जब बोलो तो एक्टिवेट नहीं होता। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये कि मैं इसको कॉल करूँ क्या, ऐसा मुझे पूछ रहा है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा था $3 या उससे ऊपर खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है। अब ये $3 समझो, हमने $3 माने 85 रुपए का एक्सचेंज रेट नहीं यूज करना है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, 2021 में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से क्या एक्सचेंज रेट था, उसके हिसाब से आप बात करें। परचेजिंग पावर पैरिटी रेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए भारत के अंदर जो चीज भी, ये रही स्लाइड, हाँ देखिए, मान लीजिए आप एक बर्गर खाने जाते हैं, यूएसए में $5 का मिलता हो, भारत में ₹100 का मिलता हो, तो हम कहें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या ₹20 होनी चाहिए। तो ऐसा परचेजिंग पावर पैरिटी वाला जो एक्सचेंज रेट है $1 का ₹20, उस हिसाब से अगर तुम $3 भी खर्चा नहीं कर पा रहे तो तुम गरीब हो। दिस इज वर्ल्ड बैंक। अब असल में ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की ये जो लाइन है $3, ये पहले अलग थी। ये पहले 2.15 थी, उसको इन्होंने चेंज करके $3 बोल दिया। और उस हिसाब से भारत के कितने लोग गरीब हैं, तो ये लोग कह रहे हैं करीब भारत की 5.25% जनता गरीब है। एब्सोल्यूट नंबर में 75 मिलियन लोग एक्सट्रीम पुअर है। तो ये नई व्याख्या हुई। असल में चर्चा 2025 में हुई, लेकिन ये डेटा भी 2022 का बोले कि 2022 में भारत की 5.25% जनता $3 भी नहीं खर्च कर पा रही, तो वो एक्सट्रीमली पुअर है। उससे पहले व्याख्या थोड़ी अलग थी कि $2.15 वो बोलते थे। ये हुई एक्सट्रीम पॉवर्टी। फिर उससे वो क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास क्या है, तो आप इतना भी खर्च नहीं कर पाते। अपर मिडिल इनकम या अपर मिडिल क्लास क्या है, तो आप इतना भी खर्च नहीं कर पाते। वो कुछ ऐसी चीजें बना रहे। हालांकि ऊपर की चीजें मुझे इतनी काम की नहीं लगती, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन की बात होती है। तो जो प्रोफेसर प्रश्न बनाए, समझो वो कोई सेफ खेलेगा भाई, यही छोटे वाला ही हम पूछते हैं। और अगर ऊपर वाला पूछ भी लिया तो आप खुद भी प्रैक्टिकली सोचो कि आप इतना रट के जा सकते हो। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ऐसी तो 100 स्लाइड होंगी, 1000 स्लाइड हो जाएंगी पूरा इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते। वी कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, सो विल ओनली मेमोराइज फ्यू थिंग्स। तो $3 लाइन है, भारत की 5.25% जनता एक्सट्रीम पुअर है, एक बात हुई। तो वर्ल्ड बैंक का क्या याद रखना है, $3 वाली लाइन है। उसके मुकाबले भारत की खुद की पॉवर्टी एस्टिमेशन के अलग मेथड्स हैं। एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी, उसने कहा तुम सिटी में रहते हो, ₹1000 भी महीने का खर्च नहीं कर पाते, महीने का, मंथली, तो तुम बिलो पॉवर्टी लाइन हो, बीपीएल हो। और गांव में तुम ₹816 भी नहीं खर्च कर पाते, तो यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अब ये जो लाइन बनाई हमने क्या है भारत के लिए कि सिटी में ₹1000, इधर गया ये सिटी, ऑल इंडिया अर्बन बराबर ₹1000। नाउ कुछ राज्यों में आप पाएंगे कि ये उससे ऊपर है, कि अरुणाचल प्रदेश में उसने लिखा कि अर्बन में ₹1060 होने चाहिए, अगर तुम उतने भी नहीं खर्च कर पाते तुम गरीब हो। तो वो ज्यादा क्यों, क्योंकि आप समझो अरुणाचल प्रदेश दुर्गम प्रदेश है, तो वहां पर पेट्रोल, डीजल, गेहूं, चावल, हर चीज ज्यादा महंगी मिलती होगी कंपेयर टू वो बाकी राज्यों में जो मिलता हो। तो उधर आप उतना पैसा से जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उतना पूरे भारत में ₹1000 में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।
इसलिए याद रखना है, कुछ राज्यों में पॉवर्टी लाइन इज हायर बिकॉज प्राइस लेवल या महंगाई उन राज्यों में ज्यादा होगी। तो जैसे अब देखो दिल्ली के अंदर 1134 रुपीज है। क्यों? दिल्ली में चीजें महंगी है इसलिए, घर का किराए से लेके सब कुछ। ये मुझे नहीं पता था, फिर एक बार यूपीएससी ने पूछा, फिर मुझे पता चला। प्रश्न है तो तुम टीचर किस काम के भाई? क्योंकि ये बुक्स में दिया ही नहीं, जब उसने पूछा तो सर्च करना पड़ा कि हाँ भाई ऐसा भी है। तो इट हैपन्स, इसलिए समझो कट ऑफ कभी 200 आउट ऑफ 200 नहीं होता, 50% के आसपास चलता है। अभी मैंने जो आपको लाइंस बताई, कुछ लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में उसकी एक्सप्लेन सीरीज देखी होगी, तो वो कहे भाई तुम्हारी लाइंस तो उसके साथ मैच नहीं करी, वो तो कुछ 33 रुपए बोला था, 27 रुपए बोला, तुम तो 1000 रुपए बोल रहे हो। उसके दो कारण है। मैं आपको मंथली बता रहा हूँ जो बुक्स में दिया है, वो क्या कर रहा है पर डे डिवाइड करके कि 30 दिन का डिवाइड करो तो इतना पर डे का 33 रुपए, ऐसा वो बोल रहा है। और सेकंडली कुछ तो वो आंकड़े दे रहा है, वो तो भगवान जाने किधर से दे रहा है, क्योंकि मैंने तो बुक्स में से निकाल के दिया है, वो तो पता नहीं, कुछ तो चैट जीपीटी को पूछ के आए। सिटी में 1000, विलेज में 816। तो ये मंत्री जी ने संसद में जवाब दिया है सब ऑफिशियल रिकॉर्ड पे, ज्यादातर बुक्स में यही नंबर है। ये इंडियन एक्सप्रेस कुछ और ही डेटा उसमें बता रहा था। खैर, अब ये जो तेंदुलकर कमिटी है उसने तो बोला 1000 रुपए एंड 816। ये कैसा? पर पर्सन पर मंथ, एक व्यक्ति प्रति 30 दिन। सरकार इसके हिसाब से आंकड़े गिनती है। और तब उसके जमाने में करीब 2011 में हमारे 21% जनता गरीब थी। उसके कुछ साल बाद सरकार ने बनाई सी रंगराजन कमेटी। रंगराजन ने क्या बोला कि 5 लोगों की एक फैमिली हर महीने सिटी में अगर 7,035 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती तो वो गरीबी रेखा के नीचे। तो फैमिली ऑफ 5, 30 डेज ऐसा, और गांव में 4,800। इसको हमें लोड नहीं लेना क्योंकि सरकार इसको मानती नहीं है। इसका आगे कुछ हुआ नहीं, जो भी हुआ वो तेंदुलकर के डेटा से हुआ है। तो ये तो अब आप समझो, इन्होंने 30-30 दिन का बोला है। अब मैं पर डे के हिसाब से निकालू तो अगर सिटी में 1000 रुपए 30 महीने 30 दिन के, पर डे क्या 33 रुपीज। ऐसा रंगराजन का इतना है 7,000 रुपए है, 5 लोग डिवाइड बाय 30, 47 रुपी। अब इसके अंदर आधा पेज नहीं भरा तो धिक्कार है हमारा द हिंदू कॉलमनिस्ट और इंडियन एक्सप्रेस कॉलमनिस्ट होने पे। तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वी आर डन विद वर्ल्ड बैंक लाइन $3, भारत की लाइन 1000 रुपए ये देखा। इसके बहुत साल पहले एक कमिटी बनी थी, अलग कमिटी। ये योगेंद्र अलग कमिटी 79 में बनी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम सिटी में 2100 कैलोरी भी खाना नहीं मिलता, गांव में 2400 कैलोरी खाना भी नहीं मिलता, तुम गरीब हो। ये तो बहुत पुरानी चीज होगी, इसको कोई मानता नहीं अब। लेकिन ये याद रखना है क्योंकि ये जैसे सीएपीएफ वगैरह परीक्षा है तो वो उसमें ऐसी पुरानी थियरी भी पूछते हैं। उसके बाद ये कुछ और आगे एडवांस किया गया कि यूएनडीपी जो फेमस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाती है। उसमें ऐसा है कि वो 10 सवाल पूछते हैं, तुम खाना गोबर से पकाते हो केरोसिन से पकाते हो, तुम्हारे घर में एसी टीवी फ्रिज है कि नहीं, 10 सवाल पूछते हैं। उस हिसाब से निकाला अच्छा भारत की तो 50% जनता तो एक या दूसरी तरह से गरीबी फेस कर रही है, वगैरह वगैरह। उसको देख के नीति आयोग ने कहा हम भी ऐसा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालेंगे। तो दैट इज अ ब्रीफ ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। कम रिपोर्ट एंड रैंकिंग। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का एक स्टेट फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी, संपूर्ण साक्षरता उसको मिल गई, ऐसा कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी सिक्किम। तो मैं वोटिंग लाइन करता, आप चैट बॉक्स में मत लिखो। वोटिंग लाइन में आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन स्टार्ट इन 3, 2, 1 स्टार्ट। ऑप्शन ई भी है, आप स्किप भी कर सकते हैं। वीरेंद्र, रोहित, आयुषी, सुनील, अंजलि, अभिनव, अंशिका, रवि, विद्या, सौम्या, मोहित, रितिका, ममता, शुभम, वत्सल, अजय, अभिषेक, हैरिस, पवन, प्रीति, वंद, आकांक्षा, आलोक, अलोत्स्य, वंदना, गुंजन, श्वेता, हबीब, राजदीप, इनाया, फिर सौम्या, वेदांत, जसवंत, नीलू, आशुतोष, हर्ष, अंकिता, साध्वी, ऋषि, दीपक एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। करीब 20% को ये लगा केरला, बहुत सारे लोगों को लगा मिजोरम। जवाब है मिजोरम। और ज्यादातर लोगों ने सही किया, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि अभी ये जो करीब 400-500 विद्यार्थी लाइव उसमें जुड़े हैं वो सब सीरियस विद्यार्थी हैं।
सिक्किम किस में होता है? फर्स्ट क्या है वो भाई पता होना चाहिए, रात को 2 बजे भी पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, कि जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर सब यूज नहीं करते। ये भी ऐसे, ये सब लोकल स्टेट सर्विस वगैरह परीक्षा में बार बार पूछते हैं। कुछ लोग तुक्के में केरला में गए होंगे, पर केरला नहीं है, मिजोरम है। सरकार का प्रौढ़ साक्षरता, मतलब 15 साल या उससे ऊपर वाले जो लोग अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने का एक उल्लास कार्यक्रम है। उसका सर्वे सब चलता है, तो उन्होंने पाया कि मिजोरम में 98% लिटरेसी है। मतलब तो 100% तो उधर भी नहीं है, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सब जगह उन्होंने मिजोरम फुल फंक्शनल लिटरेसी, इंडियन एक्सप्रेस फुल फंक्शनल लिटरेसी। अब चैट जीपीटी को पूछो, वो कहेगा नहीं नहीं केरला में है, लेकिन क्योंकि पीआईबी बोल रहा है मिजोरम, सो वी हैव टू एक्सेप्ट मिजोरम जब एमसीक्यू में पूछा जाए। ऐसा एक और प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2 स्टेटमेंट है। इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरा है कि आइसलैंड का इसमें फर्स्ट रैंक आया है। केवल पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ करेक्ट, नाइदर करेक्ट। कीप करना है तो ऑप्शन ई भी है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। सौम्या, राजेश, जयमीन, अजय, मनोज, क्रिश, सपना, राधे, गीता, प्रीति, विकास, मुकेश, प्रद्युमन, वंद, मोहम्मद इरशाद, अभिषेक, जशन, लोहिता, सुजन, प्रिया, दिव्यांशु, आर्यन, मयंक, श्रीनेत्र, साध्वी, नीलू, 38, 39। यस, नीलू, साध्वी, हर्ष, श्रीनेत्र, वेदांत, मयंक, महेंद्र, दिव्यांशु, श्रीकांत एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, बराबर है, तो कुछ 38% को लगा होगा, ये नहीं तो सी हो सकता है। आइसलैंड मित्रों आजकल का नहीं, 16 बार से उसी का फर्स्ट रैंक आता है, तो आंसर इज बोथ करेक्ट। यार जिन लोगों ने 4% ने स्किप किया, मैं उनको ज्यादा बधाई दूंगा। भाई नहीं पता तो तुक्के मत मारो। हाँ, तो क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? भारत का रैंक तो आप जानते हैं 130 के आसपास चलते रहता है। पिलर 6 में जाने लायक ये था, बाकी सब कॉलम वगैरह तो चलते रहते, ये गरीबी, एजुकेशन, 3 लैंग्वेज वगैरह वगैरह, उतना बहुत ज्यादा एग्जाम खासकर एमसीक्यू टाइप में मुझे दिखा नहीं। रिवर्स ऑर्डर में पिलर 5 में चलते हैं। पिलर 5 के अंदर बिजली, पानी, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की एक सरकारी कंपनी है IREL। RE मतलब क्या? रेयर अर्थ, जो स्पेशल जात के मिनरल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, माइक्रो प्रोसेसर चिप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए एक सरकारी कंपनी, याद रखना, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे काम करती है। तो इन्होंने जापान के साथ 13 साल की डील की थी कि देखिए, ये जो रेयर अर्थ है, तो हमारे भारत देश की तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि इसको यूज भी कर सके। हमारी ऐसी कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है नहीं, आपके पास सोनी और सब कुछ है, तो आप ही खरीद लो, हम आपको बेचेंगे। तो 13 साल की डील करके बैठे थे। और ये भी मतलब कुछ साल पहले से, आज का नहीं, कुछ साल पहले से वो एक्सपोर्ट ही कर रहे थे भारत का सारा रेयर अर्थ मिनरल्स। फिर अभी 2025 में चीन, उसने कहा हम तो अपने रेयर अर्थ मैग्नेट और ये सब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लोकल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, और ये चाहे जो अमेरिका टैरिफ वॉर वगैरह, तो हम तो विरोध करते हैं। तो फिर भारत को लाइट हुई, तो उन्होंने कहा क्या, कैंसल कैंसल कैंसल, ये डील कैंसल कर दी कि अब से IREL जो भी रेयर अर्थ है, तो भारत की लोकल लीड्स, लोकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वो सप्लाई करेगी, जापान को हम नहीं देंगे, भले वो हमारा मित्र है। तो जीवन बोध क्या है? वैसे तो डिप्लोमेसी में जापान के साथ अपनी बहुत यारी दोस्ती है, तो लेकिन अल्टीमेटली जब आता है वॉर या इकोनॉमी, तो हर एक देश अपना खुद का पहले देखता है। शायद ये भी हो सकता है कि भारत के पास इतना यूज करने की अभी कैपेसिटी भी ना हो, कि मान लो इनका 100 टन है, 100 टन इस्तेमाल कर सके, इतनी अपनी फैक्ट्री में जगह भी ना हो, लेकिन फिर भी हमने बैन कर दिया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? ओवर स्टॉक पाइलिंग, जरूरत से ज्यादा संग्रहखोरी कर रहे हैं। चीन भी शायद यही कर रहा होगा। तो ये जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स आजकल हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि उसके चलते ये अनावश्यक रूप से सारे मिनरल्स का ओवर स्टॉक पाइलिंग हो रहा है। और जब ऐसा होगा तो शॉर्टेज होगी, तो ग्लोबल मार्केट में क्या होगा? इन चीजों के भाव बढ़ जाएंगे, जिससे चीजें और महंगी होंगी। सो दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग नो वन, फ्री ट्रेड होना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके बाद आप जानते हैं कि सरकार को अचानक याद है, भाई ये पब्लिक बहुत AC धीमा रखती है, तो उसे 20 से 28 डिग्री में रखना है।
तो ही हमारा बिजली की खपत कम होगी और क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। तो ये सब गाइडलाइंस पे कौन काम कर रहा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, या ऑप्शन ई स्किप भी कर सकते हैं। तो चार में से कौन सा मंत्रालय आपको लगता है जो ये गाइडलाइंस पे काम कर रहा है? वोटिंग लाइन स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। तुब्बू, अभिषेक, रोहित, पार्था, इताक्ष, प्रशांत, राघवेंद्र, अनन्या, अभिषेक, शशांक, शीतल, बालिया, सपना, शिवांगी, श्री, आदित्य, अजय, संकल्प, निकिता, आनंदिता, राजदीप। चैट बॉक्स में आप टाइप ना करें, आप नीचे बटन दबा दो, क्लिक के आपका रैंक गिना जाए। मोहित, दुर्वेश, ओमकार, मयंक, नीलू, हर्ष, मयंक, दिव्यांशु, श्रीकांत, आर्यन, अपार, फिर ये हैसेन, वर्ग, अभिषेक, आशुतोष एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। तो कौन है? पावर मिनिस्ट्री के नीचे एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी गाइडलाइंस और सब बातें चल रही है पीआईबी पे कौन बता रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तुक्का लगाने में बहुत लोग बर्बाद हो गए, मेजोरिटी लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर दिया, पर वो नहीं था। अच्छा, मुझे भी नहीं पता होता, शायद मैं ये सोचता या ये सोचता या ये सोचता या तो। एनीवेज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 5% लोगों ने टिक नहीं किया, उनको बजाय स्किप किया। अब द हिंदू वाले काफी आक्रोश में आ गए कि भाई ये 20 से 28 डिग्री में टेम्परेचर कंट्रोल का से क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस से लड़ सकते हैं, मतलब सरकार से बड़े काम नहीं हो रहे, तो ये चोचलेबाजी में फंसे हैं। बड़े काम क्या करने? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक में जो कार आइडल पड़ी है वो जितना प्रदूषण कर रही है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। रोड को चौड़ा करने की जरूरत है, किसान पराली जलाते हैं उसको रोकने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। फिर वो सब निबंध और उसके लिए सोचने की चीजें। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद 2 जगह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एक कमिटी बनी है और याद रखना है उसके बॉस है होम सेक्रेटरी। अब आप कहें एयर क्रैश हुआ तो एविएशन मिनिस्ट्री देखे या अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, क्यों? क्योंकि वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि एयर क्रैश डिजास्टर के बाद रिस्पॉन्स अपना क्या होना चाहिए, इसके बारे में कमिटी है। और आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर जब भी आएगा तो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चाहे कोरोना भी आया तो उसको डिजास्टर के रूप में सारे गाइडलाइंस नोटिफिकेशन कौन करवाया, लॉकडाउन वगैरह? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब एक एयर क्रैश हुआ तो सरकार को, एविएशन मिनिस्ट्री को खुद से भी देखना है, तो उनकी एक संस्था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, वो लोग भी इसकी छानबीन कर रहे हैं। अभी इधर से ईयरबुक टाइप का ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इनमें से कितनी संस्थाएं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट वाली बॉडी जो मैंने अभी आपको बताई, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, और ये पेयर टाइप का है, तो ओनली वन ऑफ दिस, ओनली टू ऑफ दिस, ओनली 3, या सभी 4? मैं फिर भी आपको 10 सेकंड और देता हूं, तब तक मैं पानी पी लूं, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलूंगा। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। मीर, शशाला, सिद्धार्थ, श्री, श्रुति, राधे, रिया, श्रवण, गुरदीप, हेताक्षा, तुब्बू, श्रीनाथ, योगेंद्र, जानवी, प्रद्युमन, अशोक, लोहिता, नीलू, आशुतोष, ये सब लोग। फिर नीलू, श्रीकांत, हैसनबर्ग, आशुतोष, हेताक्ष, हर्ष, मयंक, दिव्यांशु, आर्यन, अपार एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए इसका जवाब है चारों के चारों। आप कहे भाई तुक्केबाजी में रेलवे तो पेयर बेस के हिसाब से नहीं मिलता, बट व्हेन यू रीड इंडिया ईयरबुक दैट इज आल्सो करेक्ट। वो अलग ही एक्सेप्शनल केस है। रेलवे सेफ्टी का जो कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय के नीचे। ऐसा और भी है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट तो हेल्थ के नीचे काम नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नीचे काम करता है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट तो प्लेन क्रैश दुर्घटना, उसके अलावा क्या सड़क के अंदर फास्टैग
हाईवे पर टोल नाके से लेते हैं, तो उसका पूरे साल का एक ही बार में आप पैसा दे दो 3,000 रुपए का, और फिर आप उसकी टिप करते रहो। हालांकि मुझे वो इतना काम का नहीं लगता, क्योंकि उसकी बेसिक थियरी जो है कि RFID टेक्नोलॉजी से काम करता है फास्टैग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NPCI दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है, और ये तो पहले भी चीज हो चुकी है। तो मुझे ये अब तो ये कि 3,000 रुपए का पास मिलेगा तो बिजनेस जी के हुआ ना, तो ऐसा पूछने का तो कोई खास रिवाज है नहीं। सो आई वुड नॉट लूज स्लीप ओवर दिस। लेकिन टोल नाके पर एक डेटा आया, उत्तर प्रदेश में 29,000 करोड़, राजस्थान में 27,000 करोड़, तो अलग अलग राज्यों में 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपये वो टोल कलेक्शन में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टोल नाके किधर है? राजस्थान में। दूसरे नंबर पर यूपी, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अभी मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, अब सोचिए कि आपको क्या ख्याल आता है ये देख के, ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों करती होगी सरकार? 30 सेकंड्स, थिंक फॉर मीन्स एंड ऐसे। देखिए, मेरा ये सोचना है कि राजस्थान में इतने टोल नाके दो कारण से होने चाहिए। क्योंकि वहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो वो सोचेंगे कि बाहर से राज्य से बहुत सारे वाहन आएंगे तो उसमें से कमाई हो सके। क्योंकि राजस्थान की जो अपनी भौगोलिक मर्यादाएं हैं, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, तो वहाँ बाकी सारी इंडस्ट्री, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एक हद से ज्यादा हो ना पाए। और दूसरा, राजस्थान में जो माइनिंग चलता होगा, तो उन्होंने सोचा होगा जितने ज्यादा टोल नाके, तो माइनिंग के जितने ट्रक जा रहे हैं अपने राज्य से दूसरे राज्य, तो कमाई हो सके। इस कारण से आप देखिए करीब 27,000 करोड़ तो वो इससे आ रहा है। उत्तर प्रदेश का तो होना लाजमी है, क्योंकि वो राज्य इस साइज में इतना बड़ा है, तो इतने सारे हाईवे होंगे, तो उसको बनाने का खर्चा, निभाने का खर्चा तो होंगे। ज्यादा लोगों की शिकायत क्या रहती है कि आपने इतने सारे रुपये वसूल कर लिए, तो अब तो आपका कॉस्ट रिकवर हो गया, तो आप फ्री कर दो हाईवे को, टोल मत लो। लेकिन फिर भी वो लेते रहते, क्यों? ये जो बाल्टी है, इसके अंदर छेद है। मान लो ये सरकार का बजट है, तब क्योंकि छेद है तो उनको ज्यादा ही पानी भरते रहने पड़ेगा। ये जो भ्रष्टाचार में पानी बह रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में एक महिला ने 25 बार बच्चों को जन्म दिया सिर्फ 30 महीने के अंदर। ये बायोलॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या उसके CMID से बस कागज पे लिख लिख के पैसे सरकार से वो ले रहे थे बदमाश लोग, क्योंकि वहां पर 1,000 रुपए, आप जानते BPL महिलाओं को मिले डिलीवरी पे, वो सब जननी सुरक्षा योजना या कुछ है। महाराष्ट्र में एक लाड़की बहन योजना चल रही है, हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन शर्त है सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर भी 2,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिलाएं जिनके पास सरकारी नौकरी है, वो भी पैसा ले रही है, और अभी ये सब डेटा माइनिंग करके पता चला। ये सब लीकेज हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो फिर जो ये पैसा ऐसे जा रहा है, उस प्रकार और भी जेन्युइन केस में दिया जा रहा है कि 5 किलो अनाज 80 करोड़ गरीबों को दिया जा रहा है। फ्री बस राइड फॉर वीमेन, 300 यूनिट का बिजली का बिल माफ। सरकार का अपना जस्टिफिकेशन है कि महंगाई बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ी, तो ऐसा फ्री बाई या रेवड़ी जरूरी है। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए पैसा किधर से आए? उधारी में लेना पड़े, फिजिकल डेफिसिट। आपके इनकम टैक्स से ले लो ना, मुश्किल से 3% वोटर इनकम टैक्स भरते हैं। अब तो उससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, नए बजट में सीमा बढ़ा दी। अब सोचिए, पेट्रोल डीजल पे ज्यादा एक्साइज और वैट लगता है, लगभग जितना है 50 रुपए की चीज 100 रुपए में आप खरीद रहे हैं। और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट ने ये टोल नाके को कभी फ्री नहीं कर सकते। भले उनका हाईवे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का पैसा रिकवर हो जाए, दे विल कंटिन्यू टू कलेक्ट मनी। तो ये सब इस कारण से बंद होना चाहिए, ऐसा नागरिक के रूप में हम सोचते हैं, पर अब जब आप पब्लिक फाइनेंस के रूप में सोचो, वो मुश्किल है। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और रिफ्लेक्शन द हिंदू में आया। कोल्ड प्ले नाम का ब्रिटिश रॉक बैंड है, उसकी अहमदाबाद में कॉन्सर्ट हुई थी, लाख लाख रुपए के टिकट बिके थे। द हिंदू कहता है इससे 641 करोड़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, और सरकार को 72 करोड़ रुपए GST में मिल गए। ये तो आपके बहुत खुशी की बात है, पर आप उसको मेंस और निबंध के लिए रिफ्लेक्ट करो, तो पता चले कि देखिए ये 600 करोड़ किसको मिले? ठेला रेवड़ी लगाने, चाय बेचने वाले को मिले नहीं। जिन्होंने होटल, ट्रांसपोर्ट, शो ऑर्गेनाइज किया था, ट्रांसपोर्ट भी मैं इधर कह रहा हूँ, एयरलाइंस वाले जो मुंहफाड़ कुछ भी आजकल मांग रहे हैं पैसे, 25,000 50,000 की टिकटें बेची होंगी, तो 600 करोड़ तो वही सब कमा गए। फिर इसकी जो भी टिकट होगी 10,000 की, वो लाख रुपए में बिकी, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग या स्काल्पिंग, वो लोग कमा गए।
और इसके चलते जो अनइवन रियल एस्टेट बूम होती है वो खुद से खराब चीजों को करती है। आप देखिए अहमदाबाद में आप जानते हैं नमो स्टेडियम है, चाहे आईपीएल मैच हो, वर्ल्ड कप हो, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट सब इधर हो रहा है। तो एयरपोर्ट से लेके नमो स्टेडियम आप जाओ तो सब 5 स्टार विदेश जैसा आपको लगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन कर दिया सरकार ने। तो आपके अहमदाबाद पूरा ऐसा होना चाहिए, तो जब ऐसा नहीं है, आप जब पूर्वीय विस्तार में जाते ईस्टर्न अहमदाबाद, ये भी अहमदाबाद है, ये सब भी अहमदाबाद है, नरोड़ा पाटिया विस्तार है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कमा रही है 600 करोड़, और कमा भी लेगी तो समझो वो एयरपोर्ट से नमो स्टेडियम तक ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट अट्रैक्ट करने हैं। ये नरोड़ा के अंदर आए नहीं आए क्या? तो थिंक अबाउट मेंस पेपर 1 में अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज, और ऐसा अचानक से जो रियल एस्टेट बूम आती है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से नमो स्टेडियम के बीच रियल एस्टेट डेवलपर्स, ये इसने 9 लोगों को कुचल दिया। इसका बाप बिल्डर है। तो क्या सब चलते रहता है, पुणे पॉज ड्राइविंग जैसा केस है। अहमदाबाद में 851 स्पा सेंटर पे रेड हुई। इतने स्पा सेंटर क्यों है? 3 करोड़ का नारकोटिक्स जब्त हुआ। तो आप समझिए अहमदाबाद गांधी जी का साबरमती आश्रम है, आप सोच के चले संस्कारी धरती रहनी चाहिए। पर ये जो रियल एस्टेट के नाम पे 2 नंबर का पैसा आता है, अपने साथ बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स और ऐसी क्रिमिनल अनएथिकल इलीगल एक्टिविटीज को लेके आता है। वो एथिक्स के लिए आप सोचो। नाउ देयर इज अ बिड कि अहमदाबाद में 2036 का ओलंपिक हो। तो निबंध इंटरव्यू के लिए आप सोचना क्या भारत को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए? जब आप ये द हिंदू वगैरह कॉलम पढ़े, यूजुअली उनका जवाब होगा ना। क्योंकि जब आप केस स्टडी देखते, ब्राजील में भी रियो में ओलंपिक्स हुआ था, लंदन, पेरिस, हर जगह जब होता है तो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट के बाद इतना इस्तेमाल नहीं होता। आप कहने नहीं ब्राजील में तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होते होंगे, भाई तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होगा ना, स्विमिंग का वर्ल्ड कप हर साल थोड़ी होता है कि वो जितने स्विमिंग पूल बनाए वो यूज हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारा करप्शन हुआ, जैसे इस कॉमनवेल्थ घोटाले में भारत में भी हुआ था, वगैरह वगैरह। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिरी चीज थी लैंड पूलिंग। उसका हालांकि कल परसों ही मैंने वीडियो बना दिया। बेसिकली पंजाब सरकार ने सोचा कि ये जो किसानों के आड़े टेढ़े सारे प्लॉट हम ले लेंगे और उधर ऐसे अच्छे अच्छे प्लॉट का मार्किंग कर देंगे और बेच देंगे, किसान विरोध कर रहे हैं वगैरह। पर वो कल ही मैंने वीडियो बनाया, देख लेना यूट्यूब पे। तो वी आर आउट ऑफ पिलर 5। पिलर 4 में चलते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी? भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। वो ऐसा है कि 2025 के लिए आईएमएफ ने ऐसा बोला कि भारत का जीडीपी 350 ट्रिलियन रुपये है, और 84 रुपीज के हिसाब से डॉलर गिनो तो 4187 बिलियन डॉलर्स। जापान का 580 ट्रिलियन येन, लेकिन $1 का 140 येन बोलो तो वो कितना? 4186 बिलियन। तो हम उनसे बड़े हो गए। इस कारण से लेट मी जूम इन। ये डेटा टेबल द हिंदू से है कि भारत जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था 2024 में, अपना प्रमोशन हो गया, हम चौथे हो गए। तो स्वाभाविक है जापान नीचे आए, वो 5वां हो गया। पहले 3 याद रखने, यूएसए, चाइना और जर्मनी। जर्मनी तीसरे नंबर पर है, ये आप याद रखें। तुक्के मारोगे तो कभी लगेगा ही नहीं जर्मनी तो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा देश कहाँ पर है, क्योंकि उसकी फार्मा, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ये सब बहुत दम है उसका। फिर दूसरा, परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने आपको बताया कि अमेरिका में जो बर्गर $5 का है, भारत में 100 रुपए का मिल रहा है। तो इसका मतलब 100 डिवाइड बाई 5, तो $1 का भाव होना चाहिए, $1 का 20 रुपया। ऐसा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम एक्सचेंज रेट निकालें और फिर कन्वर्ट करें रुपये को डॉलर में, तो भारत ऑलरेडी तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की है ही ऑलरेडी 2009 से। तो ये सब बात है। तो 3rd लार्जेस्ट तो समझो है ही पीपीपी के हिसाब से। 4th लार्जेस्ट हो गए, नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट है $1 का 86, उसमें भी हो गए। ये सब ग्राफ वगैरह भी दिए थे, पर मैंने आपको बता दिया मामला क्या है। ये पूरी चार्ट भी आप लेक्चर के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, तो चिंता ना करें। फिर स्वाभाविक है द हिंदू को मजा नहीं आएगा। तो द हिंदू बोलने लगा कि देखो जीडीपी ठीक है तुम्हारा $4 ट्रिलियन है, लेकिन तुम्हारी आबादी 140 करोड़ है, उससे डिवाइड करो। अब स्वाभाविक है तो डिवाइड करो तो क्या जवाब आएगा? मान लो कि $2700 पर पर्सन, इसम के पर कैपिटा जीडीपी। फिर देखो ये वियतनाम और इंडोनेशिया, उसका जीडीपी उसकी पॉपुलेशन से तो स्वाभाविक वो तो $4000 भी आए ना, क्योंकि आप समझो वियतनाम, इंडोनेशिया में आईफोन से लेके सैमसंग, एलजी सबकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जीडीपी बड़ा नंबर होगा, और पॉपुलेशन छोटी है तो वो तो आगे ही आना है। तो देखो कैसे इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 1991 में $304 था,
जो बढ़ के $2,700 हो गया 2024 तक। वियतनाम हमसे भी पीछे 141 पे था, बढ़ के वो तो 4,500 हो गया वगैरह। तो हमने कुछ हासिल नहीं किया, हम लोग बस बजिए तल रहे थे, और सब सियाना पट्टी और सब ज्ञान वियतनाम के लोगों के पास है। खैर, तो ये चलता है। एक हद तक मैं इससे सहमत भी हूँ कि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हम लेके आए, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप समझते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एयर पोल्यूशन, चाहे लेबर, इन्फेंट मैटरनल मोर्टालिटी, वो सब में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं। अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 के आसपास रैंक आती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो पर कैपिटा का लॉजिक वो लेके आते हैं, आप खुद लॉजिकली सोचो कि सरकार क्या करे इसमें। जब अपनी आबादी 140 करोड़ है और संविधान ने कितनी सारी आजादी दे के रखी, तो सरकार पिस्तौल तो दिखा नहीं सकती कि तुम्हारा नसबंदी कर देंगे। इमरजेंसी में ऐसा हुआ था, वो कंगना रनौत की मूवी देखना, पकड़ पकड़ के सबका वो कर रहे थे। वो तो कर नहीं सकते, तो भाई आबादी तो जो है वो है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो हाउ इज दैट, मतलब सरकार को वो इतना बोलते रहते द हिंदू वाले, तो कभी मुझे लगता है भाई आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे। पर कैपिटा पर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उसमें हमें इंप्रूव करना है। खैर, भावुक नहीं होना है, एग्जाम पास करनी है। एग्जाम में क्या याद रखना है, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से। हालांकि फॉर मेन्स याद रखना है, देर इज अ स्कोप या देर इज अ डायर नीड ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये हो गया। फिर बात है कि बेस ईयर चेंज करना है। देखिए, जीडीपी का अभी बेस ईयर है 2011, उसको बदल के 22-23 करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता, मैं थोड़ी थियोरी बता दूं। जीडीपी आप समझते हैं कि एक साल में कितना भारत के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज नया पैदा हुआ। मान लो 2024 में 2 प्याज पैदा हुए और भाव चला था 25 रुपीज, तो 25 × 2 तो 50 रुपए का जीडीपी हुआ। तो इसे हम कहते हैं जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। उसके अगले साल 2025 में मान लो सिर्फ एक प्याज पैदा हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ गई थी, तो 50 रुपए में बिका। तो 2025 का भी करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या, 50 रुपए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दोनों ही सेम है? आप कह लगते तो सेम है, ये भी 50 ये भी 50, बट दे आर नॉट सेम, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ अलग यहाँ अलग है। इसलिए हमें हमेशा एक बेस ईयर चाहिए कि उसके मुकाबले सारी सीरीज को हमें एडजस्ट करना होता है। तो बेस ईयर अब तक था 2011। तो हम ये देखते हैं, अच्छा 2011 में कितना ऑनियन पैदा हुआ, एक, उसका क्या भाव था, 10 रुपए। ओके, तो फिर हम एडजस्ट करेंगे कि 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, तो 20 रुपए का जीडीपी 2024 में था। और 10 रुपए का एक मतलब सिर्फ 10 रुपए जीडीपी 2025 में। तो ये जो नए नंबर हम लेके आए कि 24 में जीडीपी है 20 रुपीज और 25 में जीडीपी 10 रुपीज, इसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल जीडीपी। फिर उस हिसाब से आप हर साल का जीडीपी निकालेंगे, कभी 100 मिलेगा, कभी 110, तो आप कहें 10% ग्रोथ आया। ये सब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ। तो इस कारण से ये जो 2011 का बेस ईयर है, सरकार ने सोचा इसको बदल के अब 2022-23 रखते हैं। उसी तरह इंडस्ट्री में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका 11 था, बढ़ा के 22-23 करना है। सीपीआई, उसका 2012, मतलब महंगाई नापने का सूचकांक 2012 था, उसे 23-24, कुछ जगह बोल रहे हैं 24 करेंगे। वो जो भी करेंगे, फाइनल इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले साल, तब तक पता चल जाएगा। सो वी वांट टू चेंज द बेस ईयर्स। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी जैसे चेंज होती है, तो हमें नया डेटा, उसको देखने का तरीका चाहिए। 2011 के मुकाबले समझो दुनिया काफी बदल चुकी है, तो हमें नए बेस ईयर चेंज करने पड़ते हैं। प्रश्न तो फिर 2017 लेने का सरकार का प्लान था, लेकिन 17 का बेस ईयर खराब है, क्योंकि उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स हाई था, तो सरकार ने कैंसिल किया। फिर सोचा 2020 ले लेंगे, 20 में कोरोना आ गया, तो वो भी मतलब स्टेबल इकोनॉमी नहीं थी, तो वो भी खराब है, उसको नहीं लिया। तो फिर ये करते करते अब सोचा 2022 ले लेते हैं। इससे ये होगा कि नया डेटा आएगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे, फॉरेन इन्वेस्टर आते रहे, और पॉलिसी मेकिंग में हमें सुविधा रहे ज्यादा लेटेस्ट डेटा देखकर। भारत में महंगाई काफी कम हो गई, अराउंड 3% के आसपास आ गई, बहुत खुशी की बात है, ये सब चल रहा है। ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका डेटा कलेक्शन में सरकार को सुधार सोच रही है कि ओटीटी वाले क्या चार्ज कर रहे हैं, रेलवे एयर टिकट जो ऑनलाइन वेबसाइट से आप खरीदते हैं उसमें क्या है, ये सब भी लगाएंगे। तो नया सीरीज बनाया जाएगा, लेकिन वो बना नहीं, इस पे हम अभी चिंता नहीं करेंगे। 2026 में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो सब लिख देगा, तब वापस पढ़ लेंगे। फिर था गोल्डी लॉक सिनेरियो।
वो ऐसा कि ये सूप बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मतलब रिसेशन भी ना हो, और बहुत गर्म भी ना होना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन भी ना हो। तो बीच में जो स्थिति है, ग्रोथ भी अच्छा है और महंगाई भी कंट्रोल में है, उसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। तो ऐसा गोल्डीलॉक्स सिनेरियो भारत के अंदर है, ऐसी ये बात है। नर्वस बट एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। भारत एक ग्लोबल कनेक्टर इकोनॉमी बन सकता है, ये सब बातें चलती हैं। देखिए, कनेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये कहानी थी वो बंदर और दो बिल्लियों की। तो वो दो बिल्लियों की जब लड़ाई होती है तो बंदर की मौज हो जाती है। बस तो सेम चीज इधर है कि अमेरिका और चाइना की युद्ध हो गई, मतलब इकोनॉमिक जो उनका चल रहा है, टैरिफ वॉर वगैरह, तो उसके चलते एफडीआई, वीजा, टैरिफ, हर जगह पर जो लड़ाई चलती है। तो वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह ने ये किया कि हम दोनों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखेंगे ताकि दोनों जगह से एफडीआई आता रहे। तो भारत भी ये सब करने का पोटेंशियल रखता है। इंडिया ऑल्सो हैज पोटेंशियल टू बिकम अ कनेक्टर इकोनॉमी। तो अब है कि चीन को मजा नहीं आएगा तो चीन डिस्टर्ब करेगा, तो उसने रेयर मैग्नेट, फर्टिलाइजर, ये सब का ब्लॉक कर दिया एक्सपोर्ट। चाइना से जो इंजीनियर भारत आने थे आईफोन की असेंबली लाइन और मशीन सेटअप करने, उनके वीजा पर वो मोहर नहीं लगाता है। और वो लोग सनी देओल तो है नहीं कि पाकिस्तान जैसे वो चला गया गदर में, ये लोग बिना वीजा के भारत आ जाएंगे। तो चाइना इज वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन। थोड़ा और रिवर्स चलते हैं, पिलर 4B, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। भारत के अंदर क्रिएटर इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी, वो एक सनराइज सेक्टर है। बीच में ऐसा मोदी जी ने कहा और उसके बाद काफी सब कॉलम्स चलते रहे। क्रिएटर इकोनॉमी मतलब क्या? ये सब जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील दिखाते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। तो इसे पॉजिटिव क्या बात है? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फेम। जैसे वरुण ग्रोवर या दूसरे लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, आज से 10 साल पहले उनको क्या करना पड़ता कि वो जाते मान लो कलर्स टीवी में, उधर कोई हाथ पैर जोड़ते, उनको एक शो मिलता, तभी वो फेमस हो पाते, कपिल शर्मा की तरह। बिना टेलीविजन एज अ प्लेटफॉर्म आप फेमस नहीं हो पाते। रविश कुमार एनडीटीवी छोड़ दिया, तो पहले ये कि वो कोई और चैनल में जाके जॉब ढूंढे तभी वो जर्नलिस्ट के रूप में काम कंटिन्यू कर पाते। अब ऐसा है नहीं, लोकतांत्रिकरण हो गया। अब खुद से ऐसा ये बेन काव्या कर्नाटक है जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाती है सब, तो उसको डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफी में कोई शो नहीं मिले तो ही कुड नॉट प्रोग्रेस, शी कुड नॉट प्रोग्रेस। तो अब ये डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। मल्टीप्लायर इफेक्ट भी है कि बहुत सारे वीडियो एडिटर और सब लोगों को काम मिलता है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ब्रांड्स के लिए भी अच्छा है। ये कोई शॉपिंग मॉल वाला है अहमदाबाद में, और ये एक लोकल इन्फ्लुएंसर है कमलेश मोदी, और फोन नंबर लिखा है कि आप इधर आओ, 200 आइटम सब 250 रुपए में मिलेगी। अब समझे, मॉल का इतना बजट होगा नहीं कि वो धोनी या एसआरके को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, और उसको पूरे देश में सबको तो बताना नहीं, सब लोग थोड़ी के अहमदाबाद शॉपिंग मॉल में आके खरीदने वाले, उसको लोकल लोगों को बताना है। तो उसको लोकल इन्फ्लुएंसर चाहिए। तो ये जो इंस्टाग्राम के चलते ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, उससे क्या फायदा है ब्रांड्स के लिए? चीपर एड्स फॉर द ब्रांड्स, क्योंकि वो सस्ते में 4-5 हजार में काम हो जाएगा। भारत के अंदर 500 मिलियन एक्टिव यूट्यूब यूजर्स हैं। आपको हाइपर लोकल विजिबिलिटी मिलती है प्रादेशिक भाषा में। कोई एक सिटी को आप टारगेट करना है तो आप भी ऐसे भी एड सारे उसमें चलवा सकते हैं। तो इट हेल्प्स। नेगेटिव क्या है? ये सब बैटिंग गैमलिंग एप्स का प्रमोशन, ये सब सिर्फ तू इधर आ लोकेशन भेज, ये सब राउडीज्म, लुखागिरी, ये सब प्रमोट किया जा रहा है, वल्गर वगैरह चलता है। दीज आर प्रॉब्लम्स। और क्या नेगेटिव है? सेंसरशिप, चैनल डिलीट करा देंगे, वो एएनआई वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडवाइस देते, तुम इसमें शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, मैं टिप्स दूंगा, मेरा कोर्स खरीदो वगैरह। चोरों को मौका मिल गया है अपनी इमेज का व्हाइट वॉश करने के लिए। पहले टेलीविजन या अखबार में अपना पॉम पॉम आर्टिकल लिखाना पड़ता था, अभी पॉडकास्ट करा रहे हैं। और भी चीजें आप सोचना। आगे एक चीज आई सर्विस इंडस्ट्री में, टैक्सी। टैक्सी में ओला उबर कैसा होता है कि आप उसमें कहो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो वो उस एरिया में जितनी टैक्सी वाले हैं उसको वो मैसेज भेजेगा, और जो भी कि आपको 200 रुपये उस टैक्सी वाले को जाएंगे। आप राइड कंप्लीट करते, आपको काम अच्छा लगता तो आप हो सकता है दूसरे 10 रुपये उसको टिप देते। अब उबर ने ऐसा किया कि एडवांस टिप फीचर, मतलब गाड़ी पहले आप जब बुक करें तभी कि मैं और 20 रुपये टिप भी दूंगा, और ये 5 गाड़ी वालों को जाएगा, तो सब लोग यस यस करके आ जाएंगे। और अगर आप टिप नहीं देंगे तो कोई नहीं आएगा फिर। तो ये तो एक प्रकार से नए प्रकार का लूट मचा के रखा है कि टिप पहले से आप नहीं दोगे तो कोई आएगा ही नहीं टैक्सी से।
तो इसके खिलाफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कदम उठा रही है। हालांकि मुझे ये एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं लगा, पर एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि टेक्नोलॉजी कितनी हद तक सही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जानते हैं कि जैसे कंडला, रात को 2 बजे भी आपको पता होना चाहिए, वो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। कौन? कंडला, जो गुजरात में। ये तो तुम गुजराती हो इसलिए तुम बता, नहीं भाई, आप अलग अलग कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी एग्जाम का, एक आध बार तो वो पूछते ही हैं, तो यू हैव टू मेमोराइज दैट। नाउ ये ऐसे जो एसईजेड होते हैं, उधर जो आप फैक्ट्री लगाओ तो आपने सब एक्सपोर्ट करना है और आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसी ही माफी होती है 10-15 साल कुछ। अब जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में लगानी है तो ऐसे नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं। पहले ये था कि कम से कम 50 हेक्टेयर की ऐसी जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराए किसानों से खरीद के कहीं से, तभी यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव करती थी कि इधर एसईजेड बनेगा। लेकिन फिर सरकार की भाई 50 एकड़ तो मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया आज की तारीख में, और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनानी है तो माफ कर दिया कि नहीं नहीं, आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं से लेके आए तो हम उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एसईजेड अप्रूव कर देंगे। फिर ऐसे और भी रिफॉर्म लिए, पर वो इतना कुछ खास काम का नहीं। 10 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर थोड़ा बहुत, अगर यूपीएससी में बहुत टेक्निकल उसको पूछने की इच्छा हो तो हो गया। रिवर्स ऑर्डर में आएगा अभी क्या, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। एक तो ये ईरान के ऊपर जो युद्ध और आक्रमण हुआ अमेरिका इजराइल का, तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज उसको ब्लॉक कर दिया ईरान ने। भारत को क्या असर? मरीन कार्गो पे इंश्योरेंस लेना पड़ता है कि मेरा जहाज डूब गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे। अब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस तो करेगी, पर वो अब पैसे उसके उन्होंने फीस बढ़ा दी कि भाई तुम उस तरफ से जाओ, देख कोई बमबारी में कुछ हो गया तो हम क्या करें। तो मरीन कार्गो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए। इसके चलते होगा क्या, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अल्टीमेटली वो कस्टमर पे बोझ बढ़ेगा, क्योंकि व्यापारी उसका भी भाव आप पे चढ़ाएगा। ऑयल गैस इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं। भारत ईरान को बहुत सारी चाय और चावल एक्सपोर्ट करता है, उसको भी तकलीफ हो सकती। फिर वो कौन था, ऑपरेशन आई थिंक सिंधु, जिससे वहां से बच्चों को घर वापसी की गई वगैरह वगैरह, वो सब आईआर में आप देख लेना। इंटरनेशनल समिट्स, कनाडा के अंदर G7 समिट कहां पर हुई? कनानास की, मतलब उसकी जो दूसरे क्वेबेक या मॉन्ट्रियल या ऐसी जगह पर नहीं हुई, इधर अलग जगह पर हुई, याद रखना है। ब्रिक्स समिट के लिए मोदी जी गए हैं, वो ब्राजील के रियो डी जानेरियो में हुई है, उसमें भी काफी सारे नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो वो सब याद रखना है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये शायद मई महीने में या जून में कहीं पर ये चल रहा था। तो उसमें कौन सी चीजों पर हमने तय किया कि ब्रिटेन से आने वाली इन चीजों पर हम, भारत सरकार टैक्स कम करेगी? एग्रीकल्चर, लैम्ब मीट, विस्की, ऑटोमोबाइल्स, तो इनमें से कितनी चीजों पर भारत सरकार ब्रिटेन के आने वाले सामान पे टैक्स कम करेगी अंडर दिस अग्रीमेंट? पहले मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी चीजों पर टैक्स कम किया होगा भारत ने? वोटिंग लाइन स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। जॉन, रोहित, डॉली, अंजलि, साहिल, गोपाल, अभिषेक, सिद्धार्थ, सुनील, गौतम, संकल्प, रागिनी, मारिया, आइजनबर्ग, आकाश, शीतल, प्रद्युमन, विवेक, आनंदिता, द्विज, आर्यन, पार्थिव, आतिश, ओमकार, अंकिता, नीलू, आशुतोष, हर्ष, ये सब लोग। फिर नीलू, आशुतोष, आइजनबर्ग, हर्ष, आर्यन, श्रीकांत, मारिया, गुरदीप, वेदांत, पार्था एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, आप लॉजिकली सोचो कि जब भी ट्रेड एग्रीमेंट होगा, अगर ये लोग कहने नहीं खेती बाड़ी का सामान जो है ब्रिटेन से भारत आने दो, टैक्स मत लगाओ, तो भारत सरकार ने नहीं, हमारे किसान बहुत गरीब हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे, तो एग्रीकल्चर को एग्जाम रखा है, बाकी चीजों में टैक्स कम करेंगे। तो द आंसर इज ओनली 3 ऑफ दिस थिंग्स, उस पे भारत सरकार टैक्स कम करेगी। कुल मिला के ब्रिटेन से आने वाली विस्की, ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक, एरोस्पेस वगैरह चीज पे सस्ता करेंगे टैक्स, और भारत से ब्रिटेन जाने वाले टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, लगभग 99% चीजों पर तो 0% टैक्स, जो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बांग्लादेश वगैरह पे भी 0% टैक्स था, क्योंकि वो लिस्ट डेवलप कंट्री थे, तो अब उनके सामने हम ब्रिटेन में टक्कर ले पाएंगे। दो और भी बातें, भारत के वर्कर्स को वहां पर वीजा का जल्दी अप्रूवल और उसमें सुविधा करेंगे।
देन सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पशन, मतलब भारत के एनआरआई उधर गए तो ब्रिटेन में भी ईपीएफओ ईएसआईसी जैसा होता जहां पर आपका सैलरी कट होता होगा। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं तो ब्रिटेन की ऐसी जो पेंशन इंश्योरेंस की योजना में आपका सैलरी का पैसा कट नहीं होगा। आप भारत आ जाओ तो आपका पैसा सलामत है। तो टोटलाइजेशन प्रैक्टिस को कहते हैं अपन। आपको बेसिक याद रह गया तो काफी। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ तो ब्रिटेन को भी यूरोपियन यूनियन जैसी खुजली है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स, कि भारत से जाने वाले स्टील पे हम ज्यादा टैक्स लगाएं क्योंकि तुम प्रदूषण कर रहे हो। वो काम उन्होंने मतलब कम नहीं किया। दूसरा, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एफडीआई वगैरह के लिए हमारी करवाने की इच्छा थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। उसकी अलग से कोई डील बाद में होगी। उसी तरह ब्रिटिश के लोग भी थोड़े दुखी रहे क्योंकि हमने एग्रीकल्चर ब्रिटिश प्रोडक्ट पे कोई टैक्स कम नहीं किया। हालांकि कॉलमनिस्ट का ये मानना है कि अभी आप जानते हैं यूएसए के साथ हमारी अग्रीमेंट पर चर्चा हो रही है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। उधर भी अगर हम यही चीज पकड़ के बैठे कि नहीं एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं कम करेंगे तो फिर तो एफटीए डील होने से रही। सो दैट इज अ चैलेंज। आसियान के साथ, आसियान देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट वहां लगभग 60% बढ़ा, लेकिन उधर से हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट 97% बढ़ गया। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर काफी नाराज हो गए क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कॉमर्स मिनिस्टर देखते हैं कि ये आसियान के साथ तो हमने डील करके हमारा फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है, और ये आसियान चाइना की बी टीम है। अब प्रश्न है कि इसमें बी टीम क्यों बोला होगा। उसका कारण है रूल्स ऑफ ओरिजिन मिसयूज। देखिए, एक बॉल पेन अगर चाइना से भारत इंपोर्ट किया जाए तो मान लो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती हो 10% सीमा शुल्क या आयात कर। लेकिन यदि वो वियतनाम से मंगवाया जाए तो वियतनाम क्योंकि आसियान ग्रुप का मेंबर है, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, तो वियतनाम से आने वाली बॉल पेन पे 5% ही टैक्स। तो चाइना क्या करेगा कि अपनी फैक्ट्री वियतनाम में लगा देगा, या वियतनाम सीधी बॉल पेन भिजवा के वहां कार्डबोर्ड चेंज कर देगा, ये तो मेड इन वियतनाम है। और फिर भारत आए तो मिसयूज होगा, और वियतनाम उसको ऐसा सब करने में कॉम्प्लिसिट हो, इस अपराध में वो उसका सहयोगी हो, तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का वो मिसयूज कर रहा है। इस कारण से वो बोल रहे हैं कि फायदा कम नुकसान ज्यादा। आसियान इज द बी टीम ऑफ चाइना। दूसरी एक तकलीफ कि हमारे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़े, तो या उधर इंपोर्ट बिल हमारा क्यों बढ़ गया। वियतनाम से आप अगर कॉपर पाइप मंगवाओ तो 0% टैक्स है। कॉपर का स्क्रैप मतलब कबाड़ी मंगवाओ तो 2.5% टैक्स है। इस कारण से ये होगा कि भारत का कोई बिजनेस वियतनाम से कॉपर स्क्रैप खरीद के भारत में अगर पाइप बनाएगा तो उसकी पाइप तो महंगी बनेगी ना, क्योंकि उसमें 2.5% टैक्स रॉ मटेरियल में ऐड हो गया। जबकि सीधा ही तुम खरीद लो उधर से तो 0% पे मिल गया। तो ये चीज को हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि जब रॉ मटेरियल पर ज्यादा टैक्स हो 2.5, फिनिश प्रोडक्ट पे कम हो 0%, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर कस्टम ड्यूटी में ऐसा होता है तो भारत का सेलर या जो भी है वो फॉरेनर से कम्पीट नहीं कर पाएगा, उसका माल महंगा हो जाएगा। जीएसटी में अगर ऐसा होगा तो सरकार ने, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ता है, तो सरकार ने उस बिजनेसमैन को रिफंड में बहुत कुछ देना पड़ेगा। इस कारण से आप याद करें पॉपकॉर्न में सरकार ने 3 जीएसटी क्यों रखे हैं, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है, खासकर ये जो भी शुगर और केमिकल्स एडिटिव्स एंड कलरिंग एजेंट, उसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता, वरना तो सरकार ने वहां पर रिफंड देना पड़ता उन बिजनेसमैन को। वो अलग से वीडियो बनाया था, उतना दिमाग नहीं चले तो चिंता नहीं करनी है, बेसिक याद रखना है। इन्वर्टेड ड्यूटी कब होती है, जब रॉ मटेरियल पे टैक्स ज्यादा हो, फिनिश प्रोडक्ट पे कम हो, एंड इट क्रिएट सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद चाइना का मैंने आपको केस बताया कि कैसे वो सप्लाई चेन वेपनाइज करता है, मतलब जिस देश के साथ उसकी नहीं बने तो उधर एक्सपोर्ट बंद करा देगा। जापान के साथ उसका कुछ आइलैंड के कारण टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो रेयर अर्थ शिपमेंट जापान में बंद कर दिए 2010 में। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना में ये कहा कि चीन पर इन्वेस्टिगेशन करो कि ये वुहान लैब से ही वायरस आया है कि नहीं, तो स्वाभाविक है चीन ऑस्ट्रेलिया से नाराज हो गया, तो उधर एक्सपोर्ट में कुछ पाबंदियां लगा दी। उसी तरह अमेरिका के साथ अभी जो लड़ाई चल रही है, तो रेयर मैग्नेट उसका सब एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दिए, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा, तो भारत का भी इसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है।
तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है कि रेयर मैग्नेट के एक्सपोर्ट पे उसने प्रतिबंध कर दिया, फिर डाई एमोनियम फॉस्फेट ऐसा फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध कर दिया। और भारत में आप जानते हैं कि ये फॉस्फेट और पोटाश वाले फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, अपने पास ऐसी मिनरल वेल्थ खनिज संपत्ति नहीं है, तो हम और परेशान होते हैं। नाउ ये कुछ मेजर चीजें थी जो थर्ड पिलर में चर्चा में रही। नाउ रिवर्स ऑर्डर में बजट टैक्सेशन पिलर 2। तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अगर 100 रुपए टैक्स में लिए तो टैक्स डेवल्यूशन के नाम पे नीचे पैसा देना है अलग अलग स्टेट को। कौन तय करेगा? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है उसका। लास्ट कौन बना? 15 फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह। उसका रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। और वो क्या बोल के गए कि ऊपर से 41% नीचे टैक्स डेवल्यूशन करना है। उसके बाद बना 16 फाइनेंस कमीशन, बॉस याद रखने अरविंद पनागरिया। तो अभी वो इन्वेस्टिगेट और अपना रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सारे स्टेट वहां जाएंगे मीटिंग करने के लिए और क्या बोलते हैं, हमको 50% दे दो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो 50% देंगे। उसके 2-3 कारण है। केंद्र भी तो अपनी पिटीशन करेगा कि भाई तो हम देश कैसे चलाएंगे, ये सब मिलिट्री का खर्चा, ऑपरेशन सिंदूर, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना है। दैट इज वन थिंग। और दूसरा, ये डॉक्टर अरविंद पनागरिया कौन है? वो इकोनॉमिस्ट है बराबर। वो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। नीति आयोग किसने बनाया? मोदी जी ने। उसके पहले प्लानिंग कमीशन था। तो उनको जब पहली बार किसी को यहाँ बिठाना था तो उन्होंने कैसे व्यक्ति को चुना होगा जो उनके साथ ट्यूनिंग अच्छा हो। तो स्वाभाविक है, ट्यूनिंग जब जिसके साथ अच्छा है तो 50% नीचे तो कुछ मिलने वाला ही है नहीं। मैं तो तारक मेहता सीरियल में तकलीफ क्या है, लगभग हर एक कैरेक्टर चेंज हो गया तो दिमागी चक्रम हो जाता है कि कौन क्या है। 16 फाइनेंस कमीशन में भी यही हो रहा है कि दिमाग चक्रम। अरविंद पनागरिया तो याद रहेगा, अब नीचे जो मेंबर है तो दिमाग अभी आपका चक्रम देखिए कैसे हो रहा है। अगर आप पुरानी कोई किताब देखोगे या मटेरियल, वो कहेंगे एक निरंजन राज्याध्यक्ष नाम के उसके मेंबर है, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दिया। फिर एक और ऐसे मेंबर थे अजय नारायण झा, उन्होंने कहा मैं अभी छोड़ रहा हूँ। फिर वो छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह भी नए एक मेंबर को रखा है, आरबीआई से कुछ डेप्यूटी गवर्नर या कोई है, टी रविशंकर, और वो पार्ट टाइम मेंबर है। तो दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर। अब इससे आप समझो अपने लिए, वैसे तो बहुत लोड लेना नहीं है क्योंकि आईएएस में वो मेंबर के नाम तो पूछता नहीं, ये ऐसे कमीशन के। बट स्टेट सर्विस परीक्षा, मान लो उसने 2 साल पहले क्वेश्चन सेट किया और अभी तक अपडेट नहीं किया तो हम फंस जाएंगे, ये सब याद रखने में। आगे बढ़ते। एक ऐसी और चीज है, देखिए प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, ये सब प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जमाने में शुरू हुआ। आगे बढ़े तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। उनको लगे प्लानिंग कमीशन तो है पर मजा थोड़ा कम आ रहा है मुझे, तो एक और चीज बनानी है। तो उन्होंने बनाया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ईएसी टू पीएम। फिर 2014 में याद रखना है मोदी जी पीएम बने। वो आए तो फिर उन्होंने प्लानिंग कमीशन और ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बंद की। उसकी जगह 2015 में नीति आयोग सेटअप किया, याद रखना है ये वर्ष। 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान भी कंप्लीट हो गया। मतलब समझो प्लानिंग कमीशन दोनों बंद कर दिया, पर फिर भी 2 साल तक कि चलो तुम 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट करो, वो तब उसको खत्म किया। और फिर तब तक उनको लगा 2016 में नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, तो लगा इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ ठीक बनी नहीं, बहुत विरोध हो रहा है। तो उन्होंने वापस से इसको रिकंस्टिट्यूट किया, इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो ये कभी हाँ कभी ना चलती है, बंद होती है। इसके चेयरमैन थे विवेक देबरॉय। ये 3 चीजों के लिए फेमस है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, पहले रेल बजट और जनरल बजट अलग था तो इनकी एक कमिटी थी, उसने मर्ज कर दिया। फिर आप जानते हैं रेलवे में 8 अलग अलग सर्विस हैं, इंजीनियर, सिग्नल कॉर्प, अकाउंट्स और वगैरह वगैरह। तो उन सबको मर्जर करके आईआरएमएस करवाया। फिर इनका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की टेम्पररी चेयरमैनशिप नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी को दी। फिर अभी एक नए व्यक्ति को चेयरमैनशिप दी है, महेंद्र देव। तो आईएएस में तो मुझे काम का नहीं लगता, पर बाकी एग्जाम में पर्सन इन न्यूज। टैक्स की बात हम करें, मिडिल ईस्ट के ये जो देश हैं, ये यूएई, ओमान, ये सब में कोई इनकम टैक्स नहीं है, 0% इनकम टैक्स, क्योंकि वो चाहते हैं विदेशी कंपनियां, विदेशी नागरिक इधर आगे रहें। और उनको तो ऑयल एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा भी कमाते हैं। तो लोकल पब्लिक को बहुत सारी सब्सिडी और फ्री बाई वो देते हैं कि उसका कॉलेज एडमिशन फ्री, ऐसे ही सीधे सीधे $1000 तुम्हारे बैंक खाते में आ जाएंगे अगर तुम उसके मूल निवासी हो, उसके वो जो भी अरब शेख हो। तो काफी मौज रहती थी।
अब क्या हो रहा है, ओमान प्लान्स टू इम्पोज पर्सनल इनकम टैक्स फ्रॉम 2028, फर्स्ट अमंग द गल्फ स्टेट। तो भाई क्यों अब नवाबी आपकी चली गई? इसका कारण कि इनका मॉडल सेचुरेट हो चुका है, कि जितने प्रवासी या जितनी कंपनियां आनी थी 0% इनकम टैक्स पे, वो आ चुकी है। ऑयल से इनकी इनकम जो है वो स्टैग्नेंट, मतलब समझो पहले ऐसा होता था कि ऑयल का भाव बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, आजकल एक रेंज में ही चलता है, भले युद्ध हो या कुछ हो। तो उसमें भी सेचुरेशन आ गया। और तीसरा काम हो गया कि अभी मिडिल ईस्ट में काफी टर्बुलेंस है, ये इजराइल पैलेस्टाइन ईरान वगैरह, तो डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करनी पड़े। और सामने जनता को सब्सिडी या फ्री बाय रेवड़ी सब देनी है। आपके उधर इलेक्शन का है तो रेवड़ी देते हैं, समझो उधर जो राजा या नवाब हैं, शेख हैं, सुल्तान है, उनको राजाशाही कायम रखनी है तो जनता को खुश रखना पड़ेगा। कैसे खुश रखेंगे? सब कुछ फ्री है और तुम्हारे खाते में $1000 जमा कर देंगे। तो कोई, ताकि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, उसकी पीपुल ही नहीं बजाए। अब ये मॉडल सस्टेन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या करेंगे? तो फिर अब जक मार के इनकम टैक्स लेना पड़ेगा। ये प्रीलिम्स का मुद्दा नहीं, मेंस में आप रिफ्लेक्ट करना कि पब्लिक फाइनेंस में चैलेंजेस भारत अकेले की नहीं, लोकतंत्र है उधर तो होगी कि इतने सारे गरीब हैं, इतने सारे सब लोगों को आपको खुश रखना है, यू हैव टू डू सम मेनी थिंग्स। पर ऐसे देश जहां पर शायद मान लो लोकतंत्र हो भी नहीं, उनको भी तकलीफ होती। एनीवेज दैट वाज सेकंड पिलर। सेकंड पिलर में ज्यादा अपडेट नहीं होंगे, क्यों? वो तो फरवरी में नया बजट आए तभी अपडेट आएंगे। सो नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट आप जानते हैं क्या है? पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो इसमें क्या चल रहा है? साइबर फ्रॉड्स में आप जानते हैं एक शब्द है स्पूफिंग। स्पूफ करना मतलब जैसे आप लॉग इन कर रहे हैं SBI.NET.BANKING.in, लेकिन हैकर उल्टी वेबसाइट बना, SBI.NET.BANK जी की जगह 9 हो, आपको ना पता हो, आपसे मिस टाइप हुआ या उसने लिंक भेजा, आपने दे चेक नहीं किया, फिर फ्रॉड हो गया। स्पूफिंग। बहुत सारे लोग जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप टाटा म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे, मोतीलाल ओसवाल या जीरोधा जैसे ब्रोकर को पैसा देंगे, फिर वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेगा। तो आप जब उनको पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक, नेफ्ट, RTGS, चेकबुक, कैश सब कर सकते थे। फिर इन लोगों ने भी UPI अकाउंट बना दिए कि अच्छा तो तुम मान लो ये 9825 वट एवर फोन नंबर एट HDFC पे ट्रांसफर करो। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, इसका स्पूफिंग हो सकता है। किसकी जगह मतलब 8 में कर दूं, या उसी का जो मैनेजर हो, रिलेशनशिप मैनेजर टाटा म्यूचुअल फंड का, उसका नौकरी चला जाए और फिर वो क्या लिंक चेंज करके आपको दूसरा भेज रहा, आप उधर पैसा ट्रांसफर कर दो। तो देयर आर चैलेंजेस। तो सेबी ने ये कहा कि देखो अब से ये जितने ऐसे इंटरमीडियरीज हैं, उनके डेडिकेटेड UPI अलग से बनेंगे। कि जैसे मोतीलाल ओसवाल तो ऐसा बनेगा, motilal.broker@valid HDFC। तो पैसा जो आप ट्रांसफर करेंगे वो ऐसा ID पे करना है, और उसमें भी ब्लू टिक आएगा, ताकि आप निश्चिंत रहे कि मैं सही आदमी को पैसा भेज रहा हूँ जो शेयर बाजार में इसे इन्वेस्ट करेगा। कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। इफ इट हैड अ फेस देन इट विल हैव मेनी फेसेस। लेकिन उसमें आज मैं जो फेस आपको पढ़ाऊंगा वो ऐसा है कि भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट क्रिप्टो फॉर टूरिज्म। और ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, भूटान विश्व गुरु बन रहा है। हम लोग भारत में बजिए तल रहे हैं, हमसे UPI में पेमेंट करते हैं और लेते हैं, तो हम सब लोग बेवकूफ हैं। सारी सियानागिरी भूटान के पास है। ये है कहता भी दीवाना एंड सुनता भी दीवाना। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई टॉक लाइक दैट। जो भूटान है उसको मास्टर स्ट्रोक करने की बहुत आदत है। तो मास्टर स्ट्रोक में उनका ये हो जाता है, 2022 में कोरोना के बाद खोला इकोनॉमी वापस कि टूरिस्ट को अलाउ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि $200 टूरिस्ट फी पर डे की, समझो प्रतिदिन $200 टूरिस्ट की फी, जो बाहर से अमेरिका से गोरा घूमने आया। होटल और फूड का तो अलग भाव है। तो स्वाभाविक है कोई आएगा नहीं, वो मॉरिशस, सिंगापुर, कहीं और जाएंगे सारे गोरे लोग। तो फिर थोड़ी अकल ठिकाने आई, तो ये रिड्यूस किया, टाइपिंग मिस्टेक है, $100 कर दिया 2023 में। फिर भी अभी नहीं आ रहे सब गोरे, क्यों? उनको बाकी देश चले जाएंगे, बहुत सारे और भी टूरिस्ट कंट्री आजकल। तो $100 वो कर दिया पर डे, तो भी कोई नहीं आ रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, नहीं नहीं, डॉलर में मत दो, आप क्रिप्टो, बिटकॉइन कुछ भी दे दो, हमको चलेगा। तो ये जो ऐसी बात है कि टूरिस्ट अब आके बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकेंगे, तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है मित्रों। ये जरूरत से ज्यादा होशियारी मारने के बाद जो मजबूरी में आप फंस जाते, तब निर्णय लिया जाता है। आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माइनिंग से कितनी बिजली इस्तेमाल होती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। यही भूटान पूरा दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो फिर बिटकॉइन नहीं अपनाना चाहिए भाई, ये दोगलापन है मेरे हिसाब से। तीसरा,
प्योर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, कोई टूरिस्ट आया आपके होटल में भूटान देश के अंदर, डॉलर में रुपये में आप सब अलाउ कर दो, मैं कहता हूँ जब तक डॉलर रुपये में आप लोगे तो बैंक में जाएगा पैसा, बैंक के ऊपर पान कार्ड सब आप ट्रेस कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स जीएसटी जो भरवाना है भरवा सकते हैं, मतलब भूटान के अंदर ऐसे जो भी ऐसे टैक्स होंगे। इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं बिटकॉइन में दे दो, और आप जानते हैं बिटकॉइन में प्योर एनोनिमिटी है, तो कौन किसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करता है कुछ पता नहीं चलता, टैक्स इवेजन होगा, टैक्स अवॉइडेंस होगा, भूटान सरकार को कुछ इसमें मिलेगा नहीं। तो ये सब कोई मास्टर स्ट्रोक है नहीं। ऐसा दूसरा एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट क्रिप्टो माइनिंग के लिए दे दिया। अब वो बात ऐसी है, जिनको नहीं पता बिटकॉइन वॉचकॉइन वगैरह, क्या आप सॉफ्टवेयर से वो माइनिंग करो तो भी आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत बिजली चाहिए, हैवी कंप्यूटर चाहिए। किसी के पास बिटकॉइन है, आप उसको गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कमा लो, या तीसरा डॉलर दे के बिटकॉइन खरीद कर लो। अभी पाकिस्तान में ऐसा है कि 100 मेगावाट बिजली बनती है, पर जो गरीब लोगों को पहले वो सब्सिडी में सस्ते में बेचते थे, आईएमएफ ने लोन दिया तो बोला सब्सिडी बंद करो, तो गरीबों को सस्ती बिजली मिलती नहीं है तो वो तो खरीदते नहीं है, क्योंकि महंगी बिजली वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी अब बिजली कंपनियां 100 मेगावाट की जगह सिर्फ 80 मेगावाट ही पैदा कर रही है, क्योंकि गरीब लोग तो खरीद नहीं रहे। तो लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो ये एक्स्ट्रा 20 का क्या करें, तो बिटकॉइन माइनर्स को बोला आप हमारे देश में आ जाओ और माइनिंग करो, हम 2000 मेगावाट आपके लिए डेडिकेट करते हैं। पाकिस्तान क्यों जाएगा कोई माइनर, मतलब उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है। तो बिटकॉइन माइनिंग मतलब असल में समझो कोडर प्रोग्रामर ही है जिनको सर्वर लगाने। अमेरिका में लीगलाइज सब हो रहा है पर वो टैक्स मांगते हैं। यूरोप में बिजली महंगी हो गई है यूक्रेन युद्ध के बाद, ईरान ने तो बैन करके ही रखा है क्योंकि इसमें बहुत बिजली खाते हैं। तो पाकिस्तान वाले वो सब पब्लिक को इधर लाना चाहते हैं। इसमें भी मेरा तो वही आर्ग्यूमेंट है कि बिजली आप दो ऑटोमोबाइल कंपनी को, आप ट्रेस कर सकते हो कि गाड़ी की सेल पे इनकम टैक्स और कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स। इधर सब क्रिप्टो माइनर्स को आप दोगे तो कितना पैदा हुआ, क्या भाव पे बेचा, कुछ ट्रेस नहीं कर सकते, कोई टैक्स सरकार को मिलेगा नहीं, पाकिस्तान सरकार को। और ये बिजली जो स्कूलों में जानी चाहिए, हॉस्पिटल में जानी चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट खराब होगा, बच्चे फिर आतंकवादी पैदा होंगे क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, यतीम है वो। फिर एक चला स्टेबल कॉइन, वो ऐसा है मार्क जकरबर्ग एक खोखे में गोल्ड रख दे और कहे इसके प्रपोर्शन में मैं एक नई डिजिटल करेंसी लागू करता हूँ लिब्रा, तो उसको बोले स्टेबल कॉइन, क्योंकि इसका भाव स्टेबल रहेगा, गोल्ड के साथ लिंक है। जैसे स्टेबल कॉइन है, जैसे टेथर पैक्सोस, हमको याद नहीं रखने, वैसी चीज है कि आप उसको डॉलर में गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके इश्यूअर ने, उसके मालिक ने सब पहले से स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया है कि ये भाव होगा। तो समझो बिटकॉइन डॉजकॉइन में ऐसा लिंक नहीं है, आज $1,00,000 का बिटकॉइन है, कल $20,000 का हो जाता है, कोई भाव लिंक नहीं है, इन्वेस्टर की चाल पे है वो सब। लेकिन स्टेबल कॉइन के अंदर जो डिजिटल करेंसी है वो किसी फिजिकल एसेट के साथ लिंक है और उसके साथ एक्सचेंज करने की प्रॉमिस है। तो अमेरिका में ये सब लीगलाइज करने के लिए एक जीनियस एक्ट बना, अमेजोन वॉलमार्ट खुश हो गया क्योंकि उनको ऐसे स्टेबल कॉइन इशू करके कैशबैक कूपन ये सब करके बिजनेस एक्सपांड करना है। पाकिस्तान ने सोचा कि हम लोग भी स्टेबल कॉइन इशू करेंगे, वो ऐसे कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल है, उसको एक बॉक्स में भरेंगे, उसके सामने स्टेबल कॉइन बनाएंगे और अमेरिका में इशू करेंगे। क्योंकि हमारी बंदरगाह और फिशिंग राइट तो चीन को गिरवे रख दिया, तो अब रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को गिरवे रख के हम तरक्की करें। ट्रम्प की खुद की एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो मीम कॉइन बनाती है, पाकिस्तान ने उसके साथ अग्रीमेंट साइन करके ये कर रहे हैं। ऐसा एक तीसरा देश है अल साल्वाडोर, उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर कि यहाँ डॉलर भी नहीं रुपया भी नहीं, बिटकॉइन ही हमारी करेंसी है। असल में वो भी बर्बाद देश ही है, तो उधर ये सब इन्वेस्टर और दो नंबरी लोग आए उसके वास्ते कर रहे हैं। तो माय अल्टीमेट कंक्लूजन इज दिस, बिटकॉइन को करेंसी के रूप में अलाउ करना कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, कंगाल देशों की मजबूरी है। और कोई ये कहे मास्टर स्ट्रोक है तो कहता भी दीवाना एंड सुनता भी दीवाना वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेगमेंट में दो चीज बचती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद ईएलआई ऐसी कोई नई स्कीम आई है, पिलर 1 की हम बात करें तो गोल्ड लोन के नए नियम। वो बात ऐसी है, लोन टू वैल्यू आप जानते हैं कि 1 लाख का गोल्ड आप गिरवे रखो तो कितनी लोन मिलेगी। पहले 75,000 मिलती थी, यानी हम क्या कहें 75%, उसको बढ़ा के 85% कर दिया। पर किसके लिए, छोटे बोरोवर के लिए, जो आप 2.5 लाख रुपए तक की लोन लेने जाओ तो ये रेशियो है, मतलब कि करोड़ों की लोन लेने जाओगे तो 75 ही होगा। अभी इधर आरबीआई और सरकार के बीच कुछ मतभेद हो गया। वो ऐसा है, आरबीआई ने बीच में कुछ ड्राफ्ट रूल इशू किए कि गोल्ड लोन के अंदर काफी धांधली चल रही है तो हमको टाइट करना है।
तो ऐसा कि आप अगर सोना गिरवे रख रहे हो तो आरबीआई ने कहा नहीं, इसके लिए रिसीट या प्रूफ ऑफ ओनरशिप कंपलसरीली आपको दिखाना होगा, तभी आप से वो बैंक एनबीएफसी वाला ले सकते। पहले क्या आप ऐसे ही देते थे, हाँ ठीक है चलो बराबर ले जाओ पैसा। तो आरबीआई का स्वाभाविक है, अपने हिसाब से वो सही सोच रहा है कि कोई चोरी का, ब्लैक मनी का कुछ लेके आ रहा है, तो वी शुड नॉट गिव लोन फॉर दैट। पर इस पे तमिलनाडु सीएम ने विरोध किया, और वो लॉजिकली उनकी भी डिमांड थी कि बहुत सारे गरीब महिलाएं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास ऐसा सोना कब खरीदा था, उसको दहेज में मिला हो, विरासत में मिला हो, कहाँ उसकी रिसीट हर एक के पास होगी। तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अग्री हुई, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहा कि मत करो ये सब। तो अभी ऐसा बोला है कि 2.5 लाख रुपए तक के आपको ऐसा गोल्ड लोन रखना है तो गिरवे रखो, उसमें रसीद दिखाने की सोना कब खरीदा वो जरूरी नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन लिख दोगे कि मेरा सोना है तो मान लिया जाएगा। दूसरी एक गोल्ड लोन में बड़ी तकलीफ ये थी कि मान लो ये भाई साहब ने गोल्ड लोन दिया, रखा है 1 साल के लिए कि 31 दिसंबर को मैं सब कुछ पैसा चुका दूंगा और आप मेरा सोना वापस करना। पर 31 दिसंबर को वो आएगा और कहेगा नहीं नहीं, मूलधन चुकाने की तो अपनी हैसियत है नहीं, आई कैन नॉट रिपे द प्रिंसिपल। आप ऐसा करो, मेरा नया गोल्ड लोन अकाउंट बना दो, और ये वाला गोल्ड लोन, ये जो गोल्ड मैंने गिरवी रखा है वो उधर ट्रांसफर कर दो 1 साल और, ताकि मैं आपको और ब्याज चुकाते रहूंगा, फिर सेकंड ईयर मेरे पास प्रिंसिपल चुकाने का पैसा है मैं दे दूंगा। तो एक प्रकार से एवरग्रीनिंग या हम कहे रिसाइकलिंग हो रहा था लोन अकाउंट का, कि पूरा पैसा चुकाए बिना वापस वही एसेट गिरवे रख के नेक्स्ट लोन अकाउंट बनाए जा रहे थे। अब इससे क्या होता है, इससे होता है गुब्बारा, गुब्बारा एक दिन फटता है, आप जानते हैं। तो आरबीआई ने कहा ये सब नहीं चलेगा, पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरो, अपना गोल्ड निकालो वापस, फिर दूसरा अकाउंट खोलो, उसमें तुम रखो तो दूसरे साल की लोन मिलेगी। ये सब करना है। तो अब है कि इस पे भी तमिलनाडु स्टेट का विरोध है कि भाई बहुत सारे गरीब लोग वो नहीं कर पाएंगे ये सब, आप व्यवस्था को डिस्टर्ब मत करो। फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई को बोला। तो अभी लेटेस्ट रूल क्या है? लेटेस्ट रूल है अश्वत्थामा वाला। युधिष्ठिर को किसने, मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य ने पूछा, ये जो अश्वत्थामा मर गया तो आदमी था कि क्या हाथी था? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मरा कि आदमी मरा मेरे को नहीं मालूम, तो मुझे भी नहीं मालूम, और हम दिमाग नहीं खर्च करेंगे बियॉन्ड की ये 75 का 85 किया है, उतना तो पक्का है, वो हमें पता है। खैर, तो फिर आप कहते हो तुमने हमें 5 मिनट ये कथा सुनाई क्यों? मैं सुनाई आपको 2 कारण से। अब मीन्स के लिए रिफ्लेक्ट करो, द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तमिलनाडु और साउथ के स्टेट्स में गोल्ड लोन का चलन ज्यादा है। मन्नापुरम, मथुट फाइनेंस, जितनी ऐसी एनबीएफसी कंपनी आप देखो साउथ से, वो उनका दबदबा है, क्योंकि वहां के जो गरीब लोग हैं उनके लिए गोल्ड एक एसेट है, और गोल्ड गिरवे रख के ही उनका ये रूरल इकोनॉमी, खेती करनी है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना है, चल रहा है, और वो सब लोग वोट देते हैं। तो समझो गोल्ड लोन टेकर आर ऑल्सो प्रेशर ग्रुप है एक्चुअली। तो स्वाभाविक है उस हिसाब से आगे बातें जाएंगी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहना पड़े। हालांकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो तो स्वाभाविक है, गरीब आदमी की अपनी समस्या है, आप इतना सब टाइट कर दोगे तो वो नहीं निभा पाएगा। तो उस हिसाब से वो एथिकल भी, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सही बात है। और यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि आरबीआई इज नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला मत करो एंड उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे, जबकि आरबीआई अपने हिसाब से सही था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ओनरशिप रिसिप्ट और सब होना चाहिए। आगे मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए, स्टांस आप जानते हैं कि अप्रैल 2025 में आरबीआई ने कहा कि 6% रेपो रेट है, और स्टांस है अकोमोडेटिव। इसका मतलब कि 2 महीने बाद जून में हम मिलेंगे तो दो बातें हो सकती है, 6 का 6 रखूंगा, नहीं तो 6 का कम कर दूंगा, मान लो 550। मैं इंक्रीज तो नहीं करूंगा, इसकी गारंटी है, बिकॉज अकोमोडेटिव स्टांस है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में आप जानते हैं या तो 6 का 6 रखेगा, नहीं तो 7 करेगा। न्यूट्रल स्टांस में क्या है, 6 है तो 5 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी ये भी आपको याद होगा कि ये जो आरबीआई के नए गवर्नर आए, संजय मल्होत्रा, 2025 में, तो जब से आए हैं वो रेपो रेट कम कर रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, कबूतर की तरह विनम्र होना, क्योंकि बढ़ा देते तो हम क्या कहते हैं, वो हॉकिश है जैसा शक्तिकांता दास थे। तो 625 से 6 किया, फिर का इसको और 50.50% कम कर दो, तो सस्ता किया ताकि जीडीपी में और बढ़ोतरी हो सके, लोन सस्ते हो। सीआरआर भी इन्होंने कम किया है, 4 का 3 किया। सीआरआर और वो थियरी हम पढ़ चुके हैं, वो मेरे पुराने वीडियो आप देख लेना, मैं वो बड़ा वापस नहीं की को चीज क्या है। एनीवे, सो
whenever we reduce the policy rates like this, रिड्यूस कब किया जाता है? जब हमारी इच्छा हो लोन सस्ते हो जाए, पब्लिक शॉपिंग करे और जीडीपी बढ़े। अभी तो 6 का उन्होंने क्या किया है 5.50, कब? जून महीने में। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो आप गौर करें कि उन्होंने ये कहा कि देखो स्टांस जो है वो पहले अकोमोडेटिव था, अब अकोमोडेटिव नहीं, अब मैं इसको न्यूट्रल स्टांस कर रहा हूं। अकोमोडेटिव कंटिन्यू रखते तो हम ये सोचते कि चलो 550 है तो आगे 550 रहेगा या कम करके 4 भी हो सकता है, पर उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा मैं। देयर इज नो मोर रूम लेफ्ट, ऐसा उनका कहना है, नो मोर रूम लेफ्ट। इसका मतलब क्या? वो अभी और नीचे नहीं जाएंगे, या तो इतना रखेंगे या ऊपर जा सकते, तो न्यूट्रल या कैलिब्रेटेड टाइटनिंग भविष्य में होगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि समझो ऑलरेडी काफी सस्ता कर दिया, इससे बियॉन्ड सस्ता वो कर नहीं सकते। आगे 650 का 550 किया ना, तो 4 कर दो भाई, 4 कर दिया तो लोन इतने सस्ते हो जाएंगे, फिर इतनी शॉपिंग होगी कि महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये रेपो बहुत सस्ता कर दिया, 4 कर दिया, तो बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, फिर वो डिपॉजिटर को अच्छा बचत पे ब्याज नहीं देंगे। समझते हैं? रेपो 6 का 5 किया तो लोन सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर्मूला है। वो क्या है? मेरे पुराने विन 25 क्लास देखना। अब जब लोन सस्ते होते हैं तो समझो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी सस्ता होता है, लिंक नहीं है पर अपने आप वो हो जाता है। क्यों? उसका कंसेप्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मान लीजिए पहले लोन का दर था 9%, डिपॉजिट 4 पे मिल रहा था, तो बीच में बैंक का प्रॉफिट है कितना? 5। अभी आरबीआई लोन सस्ता करा दे, रेपो चेंज करेगा तो एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर्मूला के हिसाब से लोन भी सस्ता होगा, तो लोन 9 का 8 हो गया। तो स्वाभाविक है बैंकर अपना इंटरेस्ट मार्जिन सेम रखना चाहेगा, तो डिपॉजिट का भी खुद सस्ता कर देगा कि 4 की जगह 3 दूंगा। इस कारण से आप सोचिए कि अगर आरबीआई रेपो अभी और नीचे करेगा तो बैंक लोन तो सस्ता करेगा पर डिपॉजिटर को भी फिर बहुत कम पैसा देगा, तो डिपॉजिटर अलग हंगामा करेंगे। डिपॉजिटर्स आर ऑल्सो प्रेशर ग्रुप, तो आरबीआई को भी पता है, तो वो बहुत ज्यादा अब नहीं कम करना चाहता। तो दैट्स इट। अभी आखिरी 1 या 2 मुद्दे बचते हैं, फिर ये क्लास खत्म। देखिए 2024 में 2 बार बजट आया, फरवरी में इंटरिम बजट, जुलाई में फुल बजट। क्यों? इलेक्शन ईयर में 2 बार होता है, आप जानते हैं। 2024 जुलाई के बजट में उन्होंने कहा एक स्कीम लॉन्च करते हैं, ईएलआई स्कीम, फिर वो भूल गए। फिर 2025 जुलाई में उनको याद आया कि भाई ये स्कीम भी थी, इसको नोटिफाई करना है, तो अभी उसका अमल होगा, ऐसा है, तो ये वापस चर्चा में आ गया। खैर, ये कहा पे एमसीक्यू ट्राई करिए, फिर टॉपिक तो समझते हैं कि सरकार ने अभी एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2025 जून में अनाउंस की है या नोटिफाई की है। उसका क्या उद्देश्य है करके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, सुकून से पढ़ो, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं। तो मित्रों, ये जो ईएलआई स्कीम नोटिफाई हुई है, तो ये किस चीज के साथ जुड़ी है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। युवराज, संजना, आशुतोष, अंशुल, मारिया, सुनीता, कीर्ति, आयुषी, ऋषि, ममता, विपुल, गंगा, शिवांगी, सौरभ, करिश्मा, गोपाल, अब्दुल, दिव्यांशु, सपना, सत्यम, ज्योति, साहिल, योगेंद्र, अंशिका, रवि, आर्यन, दिव्या, आनंदिता, शशांक, ओमकार, प्रीति, मयंक, फिर आशुतोष, हर्ष, नीलू, आर्यन, हाइजनबर्ग, श्रीकांत, मारिया, वेदांत, मयंक, प्रीति, आदर्श। अभी मुझे इस लिस्ट का फोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि आज ये अनअकैडमी समिट के तहत जिसके ज्यादा स्कोर हुए उनको कुछ इनाम मिलेगा, ऐसा सब है। आई विल फॉरवर्ड दिस टू दी कंपनी। इन सबको बता, बाकी सब भी लोग लगभग 50% लोगों ने करेक्ट किया। इसका मतलब ये जो भी विद्यार्थी बैठे हैं, पहले 500 थे, अभी गिर के 300 हो गए, वो सब सीरियस पब्लिक है, तो मुझे खुशी हुई। अभी नहीं तो कभी यूपीएससी में और बाकी परीक्षा में सिलेक्शन लाने का आप दम रखते हैं। मेरे पढ़ाने से पहले आपको योजनाएं याद हैं, दैट इज अ गुड थिंग। हाँ, तो अभी समझो हम किधर आए। पिलर 6, 5, 4, 3, 2 कंप्लीट हो गया। पिलर 1 में हम थे, ये यूपीआई का कुछ देखा, मॉनेटरी पॉलिसी देखी, शेयर बाजार में कुछ खास है नहीं, ये यूपीआई वाला नया अकाउंट खुलेगा, सब इंटरमीडिएट इसका। नाउ इन द लास्ट थिंग दैट इज पिलर 1D, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसमें समझते हैं योजना क्या है। 2024 बजट में सरकार ने कहा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो ऐसा है
एक ईपीएफओ संस्था है तो मजदूर की सैलरी का कुछ पैसा कट होता है, मालिक ने अपने पॉकेट से कुछ और पैसा कंट्रीब्यूट करना होता है, फिर ये 3 चीजों में जाता है वो पेंशन वगैरह आप जानते हैं। अब सरकार ने ऐसा कहा मालिकों को कि देखो तुम नए मजदूरों को नौकरी पे रखो, फ्रेशर को, कि जिसका पहली बार ईपीएफओ अकाउंट खुलेगा, अगर तुमने ऐसा किया तो उस फ्रेशर को हम 15,000 रुपए दे देंगे, अप टू 15,000। मतलब जिसकी मान लो कम सैलरी है तो उसको 5,000 भी मिल सकता है, जिसकी मान लो लाख रुपए सैलरी है तो उसको 15,000 भी मिल सकता है, किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। टर्म्स कंडीशन है। और ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट ऐसे ही, फिर बाकी का मान लो जो भी 7,500 हो। ऐसा है कि ये मजदूर ने फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही सरकार देगी, ताकि ये साइबर फ्रॉड और ये डिजिटल अरेस्ट में ये फंस नहीं जाए। और ये जो पैसा है वो उसको कैश में थोड़ा ही देंगे, बाकी ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट होगा ताकि वो लॉक रहे, उसमें बचत की भावना थोड़ी बढ़े। ये सारे फीचर वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं, पर ईपीएफओ वगैरह का भी फॉर्म शायद आए तो पता होना चाहिए ज्यादा डिटेल में। बाकी बेसिक इतना पता होना चाहिए, पार्ट ए में ऐसा है, फ्रेशर को 15,000 बोनस। तो अदानी कहे तो मैडम मैंने भी तो जॉब क्रिएट किया तो मुझे भी शाबाशी दे दो। तो सरकार ने ऐसा कहा देखो जो भी मालिक है, मतलब फैक्ट्री ओनर, कम से कम तुम 2 लोगों को नौकरी दो। मतलब डिपेंड करता है 50 लोग है 20 लोग है, कुछ क्राइटेरिया, आप 2 लोगों को नौकरी दो एक्स्ट्रा, और कम से कम 6 महीना उसकी नौकरी चालू रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो कुछ समय तक हम तुम्हें अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय देंगे। किसको? मालिक को, अदानी को। क्या आपने अच्छा इतने नए लोगों को रखा है, 6 महीने तक रखा है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे प्रति व्यक्ति दीठ हम आपको 3,000 रुपए देंगे पर मंथ। अब समझो घूम फिर के वो मालिक ने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो पैसा उधर से इधर ही आना है, पर ये तो बोलने की बात है। तो फिर आप कहते हो ऐसा क्यों किया, सरकार सीधा ही मजदूर को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देती ना। मालिक को इधर लॉलीपॉप देने का कारण ये ताकि वो मजदूर के साथ ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल जॉब्स। तो अदानी को चाहिए थे तो नौकरी पे वो ऐसे रखता, अपन पहले मुंह से बोल के रखते थे, ताकि ईपीएफओ में सब कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी बढ़े नहीं। इस कारण से मजदूर को नौकरी मिली पर वो फॉर्मल जॉब नहीं है, तो बैंक से उसको लोन नहीं मिलेगा, बच्चे का एडमिशन कराना, ये सब में दिक्कत आती है। तो सरकार ये लॉलीपॉप दे रही है वो ऐसा कि भाई हम अभी इनको 3,000 देंगे। असल में तो समझो ईपीएफओ में मालिक ने भी कंट्रीब्यूट करना है तो 3,000 वापस इधर ही आना है, बट ये कहने की बात है, ताकि मालिकों को मोटिवेशन बना रहे और वो पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। तो ईएलआई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ये पार्ट बी है, जहां पर सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स विल बी गिवन। पार्ट सी भी था लेकिन वो शायद उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उनको लगा हमारा बजट बहुत बढ़ जाएगा। क्या तो प्रश्न का जवाब क्या हुआ? डी, कंडीशनल मनी ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट लिंक्ड विद ईपीएफओ अकाउंट्स। नाउ लास्ट चीज ये थी, आप जाने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान ड्रोन से अटैक कर रहा था, तो मुकेश अंबानी चिंता में आ गए कि पाकिस्तान से ड्रोन आए तो भाई गुजरात में रिलायंस में मेरी रिफाइनरी है, मुझे नुकसान हो जाएगा। इसका अलग इंश्योरेंस मांगता है, क्योंकि नॉर्मल तो हमने जो इंश्योरेंस किया होगा प्रॉपर्टी, फायर, थेफ्ट, लेकिन उसमें बहुत सारे वो फोर्से मेजर, आप जानते हैं फोर्से फेलिंग, कुछ माजूरे या ऐसा होता है फोर्से मेजर, वो ये कहता है कैसा वॉर हो जाए, कोरोना हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देगी, भाई नॉर्मल फायर होता तो हम तुम्हें फैक्ट्री इंश्योरेंस दे रहे थे, ये तो युद्ध हुआ तो हम नहीं देंगे। इसलिए अलग जात का वॉर इंश्योरेंस होना चाहिए, इसकी जरूरत है। ऐसा कुछ कॉलम आया था बीच में। हालांकि प्रीलिम में सीन बनता नहीं जब तक योजना लागू नहीं हो, लेकिन मेंस में जब आप रिफ्लेक्ट करें तो वहाँ की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी एक नहीं, बहुत सारे और भी तो लोग हैं, उन सबका नुकसान हो सकता है। तो वी आर डन विथ ऑल 6 पिलर्स। इसके अलावा छोटी मोटी और भी चीजें होंगी, तो आप चिंता मत करें। ये तो एक सब्जेक्ट ना, पॉलिटी हिस्ट्री सब जगह कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स होगा। अन अकेडमी यूपीएससी डाउनलोड, अन अकेडमी यूपीएससी डाउनलोड ऐसा आप सर्च करना, पहला रिजल्ट जो मिले गूगल पे उधर से आप पूरी मंथली मैगजीन, अभी तो नहीं आएगी, 17 से 20 तारीख में आनी चाहिए, आप कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमी का मेरा पूरा कोर्स मैंने आपको बताया 17 जुलाई से शुरू होगा प्रीलिम्स के लिए, और मेंस का अगस्त 28 से। आप क्या भाई तो इधर ही शुरू कर देते भाई, इसके बीच 22 तारीख से
ओरिजिनल यूपीएससी की मेंस खत्म होने दो तो मैं उसका पेपर देखूं क्या चल रहा है, उसी हिसाब से अपना कुछ कंटेंट प्लस माइनस करना, इसलिए मैं उसके बाद लॉन्च करूँ। और ये पिंग पोंग चलेगा कि प्रीलिम्स का एक चैप्टर पढ़ा, फिर मेंस का एक चैप्टर दूसरे कोर्स में, फिर वापस प्रीलिम का सेकंड पिलर, फिर मेंस का सेकंड पिलर, और दोनों में ही मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग पिंग पोंग सब चलता रहे, ताकि दिसंबर तक आप मेंस रेडी हो जाएं, जैसा कोचिंग वाले बोलते हैं। तो सुदर्शन सर की क्लास जुलाई से शुरू हो रही, ज्योग्राफी का नया बैच, मेरा इकोनॉमी का कोर्स या बैच जो आपको बोलना है 17 तारीख से, और ये सब कुछ कंबाइंड है अंडर द अनअकैडमी आरंभ बैच। और इंग्लिश मीडियम की ऐसे अलग बैच, हिंदी की अलग बैच होती है, और मतलब नेटफ्लिक्स जैसा इधर से उधर आपको जो देखना है आप देख सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। एडिशनली उसके ऊपर टीयर्स होते हैं, जैसे वो ये बेसिक हुआ, प्लस जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर एक आइकॉनिक होता है। आइकॉनिक में ऐसा है कि आपको किताबें दी जाती है, मेंटरशिप नोट्स वगैरह, तो नोट्स में इन्होंने चेंज किया। वो ऐसा कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपको देंगे, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री आपको देंगे, मेरी इकोनॉमी की बुक प्रिंटेड वर्जन, सुदर्शन सर की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, मिडिवल हिस्ट्री की अनअकैडमी की खुद की बुक वगैरह, थोड़े चेंजेस किए, कुछ और नोट्स अपडेट किए। तो दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अलग से भी ये खरीद सकते हैं, ये अमेजोन पे भी मिलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस जीएस आपको लेना हो तो कंबाइन उसको कहते हैं कॉम्बो, वो 32,000 रुपीज। तो इसमें पीएसआई, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी से लेके बहुत सारे हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर टीचर्स होंगे। तो प्लस एक हुआ 19,000 समथिंग आइकॉनिक, वो नोट्स और मेंटरशिप वगैरह। कॉम्बो जिसमें जीएस और प्लस की एक्सेस वो 27। तो ये सब चल रहा है। डिस्काउंट कोड आप यूज करें monal.org फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। इधर क्लास एंड करते हैं। अच्छा प्रश्न ये तुमने इस बार तो किया, अगले महीने करोगे कि नहीं? लेट अस सी। कोशिश मैं करता हूँ कि ये सीरीज चलती रहे, हालांकि इसकी आप बहुत लोड ना ले। अल्टीमेटली विन 26 सीरीज जो होगी फेब्रुआरी में, उसमें पूरे साल का हम वापस पढ़ते ही हैं। ये तो ऐसा इस बहाने मेरा भी क्या काम होता रहे कि चलो स्लाइड्स बन गई तो तब पढ़ानी है तो पहले से रेडी हो, तो लेफ्ट राइट कम रहे। और वैसे भी नया कोर्स आना है, उससे पहले मुझे भी कंटेंट अपडेट करने, स्लाइड तो बनानी थी, तो ज्यादातर काम आज ही हो गया अपना। तो मैं भी फायदे में, आप भी। नौकरी की वो सब आप याद रखे तारीखें। लेट मी गो बैक टू रिमाइंड यू वन मोर टाइम, जो लोग लेट आए। एसबीआई का, अच्छा देखिए, सीएपी का भले आपने फॉर्म वॉर्म भराना हो या एग्जाम ना दे रहे हो, लेकिन पेपर उसका देख लेना 19 तारीख को है। अच्छा पेपर होता है, आपकी मेंटल एक्सरसाइज कर लेता है। भले आपको वो परीक्षा नहीं देने जा रहे, घर पे डाउनलोड करके सॉल्व तो करना। मैं भी उसका कुछ वीडियो तो बनाऊंगा। एसबीआई की आखिरी तारीख है 14 जुलाई, 500 जॉब्स। और आईबीपीएस की आखिरी तारीख है 21 जुलाई, 5,200 जॉब्स। लेकिन मैंने आपको बताया उसके सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, तपस्या मांगता है। टेक केयर ऑफ दिस। अनअकैडमी समिट में बाकी एजुकेटर्स और सिविल सर्वेंट, स्पोर्ट्समैन वगैरह के सारे सेशंस हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं unacademy.com/event summit 2025। सो विद दैट आई विल एंड टुडेस क्लास। आप सब लोग का मुझे आनंद हुआ। आनंद खास इसलिए हुआ क्योंकि जो भी अपने क्विज हुई उसमें लगभग 50% सब लोग करेक्ट कर रहे थे। दैट मीन सीरियस लोगों के सामने मैंने बात की। यूट्यूब पे चढ़ा तो जो भी मान लो 20-50 हजार व्यू आए, पर उसमें ज्यादातर लोग क्या 3-4 मिनट देख के चले जाते हैं। इधर आप आखिर तक रुके, इट मीन यू आर सीरियस। तो टॉपर कोई निकलेगा अल्टीमेटली। टीचर की प्रसिद्धि इंडस्ट्री मानती है कि पेज व्यू से है, पर अल्टीमेटली मेरा ये मानना है टीचर की प्रसिद्धि कि तुम्हारे पढ़ाई से कोई टॉपर बनते हैं कि नहीं, उस पर होनी चाहिए। सो होपफुली सम ऑफ यू विल इवेंचुअली फाइंड दैट सक्सेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। और इसका पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मित्रों, जुलाई की 17 तारीख यानी गुरुवार को मैं इकोनॉमी प्रीलिम्स का नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ। टाइमिंग उसका गुरु शुक्र शनि रवि, कुछ दिन सोमवार भी क्लासेस होंगे, और फिर बुधवार को उसकी वीकली टेस्ट हुआ करेगी। उसके बाद अगस्त महीने की 28 तारीख से मैं मेंस इकोनॉमी का कोर्स शुरू करूंगा। फिर दोनों पैरेलल चलते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली अपना प्लान ये है कि दिसंबर तक आप मेंस रेडी भी हो जाएं और प्रीलिम्स का भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और मित्रों, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि केवल इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे आपके सब्जेक्ट के कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 तारीख से सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू होगी। 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू होगा, मैंने आपको बताया। और उसी प्रकार बाकी सारे, इंक्लूडिंग सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सब कुछ। तो ऐसा ही आरंभ बैच शुरू होने वाला है। यू कैन ज्वाइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। अफोर्डेबल मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट सब कुछ शामिल है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में अलग पैसे मांगे जाते हैं। और इसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन है।
डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। Unacademy. Let's crack it.